बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबकी सोच में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूं नम्रा तारिक और प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र करती चलूँ मारगला की हिल्स पे लगी हुई आग के हवाले से। मारगला हिल्स पे अभी तक आग लगी है, मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन कुछ हद तक काबू पा भी लिया गया, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये आग 5 से ज़्यादा रोज़ हो चुके हैं और इसकी मद में हज़ारों की तादाद में दरख्त और फिर परिंदे हों या जानवर हों, उनके मस्कन, उनके जो रिहाइश गाहें वो भी डैमेज हो चुकी है, वो सब भी नुकसान का शिकार हो चुके हैं। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो जल के राख हो चुके हैं। इस वक्त ये स्क्रीन पे आप इसकी फुटेजेस भी देख सकते हैं कि आग बहुत शदीद है और बहुत तेज़ी से भड़कती जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जंगलात हैं। सो यहाँ पे रिक्वेस्ट होगी हमारी प्रोग्राम के स्टार्ट में हमारी स्टेट से ही ऑब्वियसली कि इस पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि ये आग मजीद फैलती चली जा रही है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद या मारगला हिल्स की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी जंगलात हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा नॉर्दर्न एरियाज़ जो हमारे हैं, वहाँ पे भी मुख्तलिफ जंगलात में आग लगी हुई है। और ये इसकी वजूहात क्या हैं? ऑब्वियसली गर्मी एक वजह है, लेकिन अक्सर लोग जो है वो एहतियात नहीं करते। वहाँ पे सिगरेट वगैरह होती है, सिगरेट अगर यूज़ किया किसी ने उसको वहीं पर फेंक देंगे, मैच बॉक्स लेकर चले जाएंगे, लाइटर। सो वो छोटी सी भी कोई चीज़ आग अगर, क्योंकि जंगलात हैं, आग पकड़ लेते हैं, सो पूरे पूरे जंगलात ऐसे राख होते हैं और ये नुकसान हमारे ही क्लाइमेट का है, हमारे वाइल्ड एनिमल्स का है। सो यहाँ पे ज़रा हमें भी ख्याल रखना चाहिए अगर हम किसी जंगल वगैरह या मारगला के हिल्स पे जाते हैं, ट्रेल्स पे जाते हैं, सो हमें भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत की बात की जाए तो इंतहाई अहम होने जा रहा है यह हफ्ता, क्योंकि आज की सिर्फ अगर बात करूं तो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी लार्जर बेंच है वो समाअत करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। और ये केस वैसे इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया तो हमारी हुकूमत के लिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनके लिए मसला बन जाएगा। और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हुए, उसको मुअत्तल करते हुए लार्जर बेंच के हवाले से कह चुके हैं, जो कि आज समाअत भी करेगा। ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि अगर जो मैं 3 रुकनी जो बेंच है उसकी ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ, उसने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये कैसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो किसी और जमात को दी जा सकती हैं अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। इसके बारे में आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये भी प्रोग्राम में आगे जाके हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है वो भी अभी आगे बढ़ता चला जा रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है और वहाँ पर भी हुकूमत के लिए मसला बन सकता है, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो उन्होंने NA 48 से नून लीग के जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनको फॉर्म 45, 46 और 47 बाज़ाब्ता तौर पर जमा करवाने का कहा है दस्तावेजात की सूरत में, लेकिन अभी तक कोई भी फॉर्म्स जमा नहीं करवाए गए, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से फॉर्म 45 जमा करवा दिए गए। सो ये क्यों नून लीग की जो कामयाब उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से, जिसमें तारिक फजल चौधरी हैं, उसके अलावा अंजुम अकील हैं, राजा खुरम है, इनकी जानिब से अभी तक ये फॉर्म्स क्यों जमा नहीं करवाए गए, ये भी आगे जाके देखेंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये वाजे किया कि अगर ये फॉर्म्स सबमिट नहीं करवाए जाते तो हम उसी हिसाब से यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और एक और इसमें पॉइंट भी है कि कायम मकाम सदर की जानिब से जो मुतनाज़े ऑर्डिनेंस उसके इजरा के बाद से एक और पॉइंट है कि अगर रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है तो क्या ट्रिब्यूनल भी बदला जा सकता है। ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक कानूनी पहलू जो है ये भी, इसके भी चांसेस हैं। तो क्या ये भी हुकूमत करेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल ही मुंतकिल कर दे, ये भी देखेंगे, डिटेल में इस पर भी बात होगी। अभी कुछ हेडलाइंस भी शामिल करते चलें। T20 वर्ल्ड कप का भी आगाज़ हो चुका है, क्रिकेट शायकीन का जो जोश और खरोश है वो दीदनी है, अभी तीसरा मैच चल रहा है। और उसके अलावा इस पर भी बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, मारगला हिल्स पे बात होगी। उसके बाद पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है कि इस वक्त क्यों महंगाई बढ़ती चली जा रही है, हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है और हमारी जो हुकूमत है मुकम्मल तौर पर मुश्किलात का शिकार है, मसले का शिकार हो चुकी है। और PTI का 8 जून को इस्लामाबाद की बजाय सवात में जलसा करने का ऐलान, ये फैसला क्यों किया गया देखते हैं। उसके अलावा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। और फिर अब सिंध के बाद पंजाब में खसरा के बढ़ते हुए केसेस पर सूबाई महकमा सेहत मुतहर्रिक है, लेकिन जो मुतहर्रिक होने के बाद सूबाई हुकूमत कर क्या रही है और खसरा बढ़ता क्यों चला जा रहा है, ये भी इन डिटेल आज की सुबह की सोच में देखते हैं।
और उसके बाद एक इंतहाई अफसोसनाक खबर हमारे पास कराची से है जिस पे डिस्कशन होगी। वो ये कि कराची में स्ट्रीट क्राइम ऑब्वियसली हमें पता है कि वो बढ़ती चली जा रही है और ये सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर रही है। शहरी परेशान है। डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान 27 साल नौजवान जान से हाथ धो बैठा और इस पे मुकम्मल आरा सामने आ रही हैं कि ये क्या रेजिस्टेंस शो करने पे उसको मारा गया या ये फिर किलिंग थी, टारगेटेड किलिंग थी, क्या था ये देखते हैं उसके। क्योंकि ये जो नौजवान है इनके पेरेंट्स का, इनके भाई का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं शो किया, सो इट वाज टारगेटेड किलिंग। उसके बाद नए माली साल के लिए हायर एजुकेशन कमीशन यानी कि HEC के मख्तस बजट में बड़ी कमी आई है। एजुकेशन के हालात पहले ही निहायत ख़राब हैं, उसमें मज़ीद कमी करना इसकी क्या तुक बनती है। और फिर मुल्क भर में जो है वो तशवीश की लहर दौड़ चुकी है इस वजह से कि बजट इतने बड़े पैमाने पर क्यों कम किया गया। सनसनीखेज इसके अलावा मैटर्स जारी हैं जी। वर्ल्ड कप के वेस्ट इंडीज़ ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जो है वो 5 विकेट से शिकस्त दी है अपनी मुखालिफ टीम को। उसके बाद इसके अलावा हम आपके साथ और भी बहुत सारी दिलचस्प स्टोरीज़ हैं जो आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे आपके साथ, लेकिन सबसे पहले कुछ बातचीत करते चलें जी महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई गुज़श्ता रोज़ भी इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते के दौरान महंगाई में 0.11% का मामूली इजाफा देखने में आया, जबकि सालाना बुनियादों पर अगर हम बात करें एनुअली तो उसकी शरह 21.40% नोट की जा चुकी है, जो कि 29% से बतदरीज गिरते हुए यहाँ तक पहुंची है। कुछ यहाँ पे इस परसेंटेज में कमी है। बहरहाल सब्जियों की कीमतों में मामूली कमी वाक़ होने के बावजूद होटल्स में सूरत हाल बेहतर होती हुई हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ जाके कुछ खाते पीते, सो रेट्स वो उसी के मुताबिक हैं। अगर परसेंटेज में महंगाई की कुछ कमी भी आई भी है 29 to 21%, सो ये लागू क्यों नहीं हो पा रहा है। हुकूमती नर्ख जो हैं वो क्यों नहीं हमें मार्केट में मिल रहे हैं। सब्जियों के नर्ख जो हुकूमत ने किए हैं वो उसके बाद मनमाने रेट्स चल रहे हैं मार्केट में, इसकी क्या वजह है। और अगर दूसरे शहरों में मुलाजमत करने वाले जो अफराद हैं जिनका गुजर बसर ही दाल रोटी पर होता है, उनकी मुश्किलात में कमी वाकई नहीं हो रही है। इसकी वजह क्या है? अभी इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं जी इस्लामाबाद। वहाँ से हम अरशद शाद मार्केट में ही मौजूद है, उनसे जानते हैं कि हुकूमत और अवाम को रिलीफ क्यों फराम नहीं किया जा रहा। अरशद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। अरशद बताएं इस वक्त आप कौन सी जगह पर मौजूद हैं और आपने मार्केट को विजिट किया है, क्या रेट्स आपके सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें इस्लामाबाद सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। अभी जैसा कि आपने बात की कि हुकूमत जो रेट्स की बात करती है लेकिन वो रेट्स जो आवाम को मार्केट में नहीं मिलते, तो इसकी मैं आपको एक दरीना वजह बता दूँ। हमारे पास जो रेट लिस्ट इस्लामाबाद मार्केट में लगी हुई थी वो अपडेटेड नहीं थी। आज 3 तारीख है और जबकि 1 तारीख की यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई थी। तो आप ये देखें, जब तक हुकूमत अपने रेट ही वाज़ेह नहीं कर पाएगी तो वो रेट आवाम को कैसे मिलेंगे। आप अभी किस जगह मौजूद है? जी, मैं इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पे होल सेल पर जो है वो सब्ज़ी फ़रोख्त की जाती है। आड़ती फ़रोख्त करते हैं, दुकानदार यहाँ से ख़रीद करते हैं और यहाँ से ख़रीद करके फिर आम मार्केट में सब्ज़ियाँ जाती हैं। अच्छा, अभी ये बगैर रेट्स के काम चला जा रहा है, ये क्या है? जी बिल्कुल, मैं खुद यहाँ पे जब मैं आया मैंने रेट लिस्ट देखी और फिर मैंने पूरी मंडी में विज़िट किया, मेरे दुकानदारों से बात हुई तो मैं खुद हैरान रह गया कि बिना रेट के ख़रीदो फ़रोख्त जारी है। जो सब्ज़ी मंडी होती है वो रात के टाइम शुरू होती है और जो सुबह का वक्त होता है वो इसका इख्तितामी वक्त होता है, क्योंकि दुकानदार जो है वो यहाँ से सब्ज़ियाँ ख़रीद करके सुबह अपनी जो दुकानें हैं वहाँ पर डिस्प्ले कर लेते हैं और वहाँ पर फ़रोख्त करना शुरू करते हैं। तो तमाम रात, बल्कि आज की रात और गुज़िश्ता रात भी, क्योंकि ये 1 तारीख की लगी हुई है, आज 3 तारीख है, तो गुज़िश्ता 2 दिन से बिना रेट लिस्ट के जो खरीदो फरोख्त है वो जारी है। जबकि जो दुकानदार हैं वो उनकी ये शिकायत उन्होंने हमें की कि जो आड़ती हैं वो मनमानी कीमतें दे रहे हैं। जो 1 तारीख की रेट लिस्ट थी उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। बहुत महंगी चीज़ें यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। ये तो होल सेल पर फ़रोख्त हो रहे हैं, जब ये जाएंगे दुकानदारों के पास तो फिर वो आवाम को मिलेगी। तो ये जो तीसरी जगह पर जाके आवाम ख़रीदारी कर रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कीमतें हैं उनमें फ़र्क आ जाता है। इस वक्त अभी आपने मार्केट विजिट किया है, सब्जियों के क्या रेट्स हैं? टमाटर, आलू, प्याज की अगर बात करें नॉर्मल। जी, मैं आपको बताता चलूँ कि ईदैन पर जो है वो सब्ज़ियों की कीमतें आपको पता है बढ़ जाती हैं, लेकिन खुसूसन ईद कुर्बान के मौके पर ऐसा होता है क्योंकि गोश्त हर इंसान जो है वो बनाता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, तो उसमें जो ज़रूरी अशिया डलती हैं वो लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, ये चीज़ें होती हैं। तो इनकी जो कीमतें हैं ये मैं आपको होल सेल के रेट बता रहा हूँ। आलू की जो कीमत है वो 78 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है, प्याज 85 रुपये, टमाटर 59 रुपये और 60 रुपये, कहीं 65 रुपये भी फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है।
लहसुन 365 रुपए, अदरक 350 रुपए, जबकि सब्ज मिर्चें जो निहायत अहम जुज है किसी भी हांडी का वो 135 रुपए किलो। अरशद, ये हुकूमती निर्ख आप बता रहे हैं या जो मार्केट में इस वक्त है? ये हुकूमती निर्ख बता रहा हूँ जो कि 1 तारीख के हैं। आज के हुकूमती निर्ख डिस्प्ले ही नहीं किए गए और इन निर्खों पर भी कीमतें यहाँ पर जो हैं वो नहीं फ़रोख्त हो रही। जो दुकानदार हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि इन कीमतों से भी ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं और जो सामान बच जाता है, जो गैर मयारी बच जाता है, उनको फिर शायद हुकूमती जो निर्ख होते हैं उन पर फ़रोख्त किया जाए। सही अरशद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की कि मार्केट और रेट्स हैं, हुकूमत ने कुछ और रेट्स फिक्स किए हैं। ये क्यों इन रेट्स पे काम नहीं हो पा रहा है, हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, अभी आपको लिए चलते हैं कराची। हमारे रिपोर्टर राना कदीर भी मार्केट में मौजूद हैं। कदीर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कदीर, इस्लामाबाद की तो हमने सूरत हाल देखी है कि हुकूमती निर्ख और मनमाने रेट्स मार्केट में कुछ सामने आ रहे हैं। कराची की क्या सूरत हाल है? देखिए, कराची में भी इसी तरह होता है। जो भी सरकारी निर्ख जारी होते हैं उस पर कहीं पर भी जो है वो फरोख्त नहीं की जाती चीजें, और न तो निर्ख जो है आवेजा किए जाते हैं, कहीं पर भी ठेला हो या शॉप हो सब्जियों की उस पर, और हमेशा जो हुकूमती निर्ख है वो जो है उस पर कोई फरोख्त नहीं करता। और फिर एक बात, उन पर फरोख्त नहीं करता, हर इलाका वाइज कराची में इस तरह से है। एक इलाके में अगर एक सब्जी जो है वो 100 रुपए किलो मिल रही है, तो दूसरे इलाकों में 120 मिलेगी आपको, कहीं 80 रुपए भी मिल जाएगी। इस तरह से अलग अलग उनके अपने मतलब दाम है और इस तरह फरोख्त होती है। सरकारी जो है निर्ख जो है उस पर अमल दरामद तो किसी सूरत नहीं होता। बहरहाल एक चीज जरूर देखी है मार्केट में, अब जो गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से सब्जियों की कीमतों में जो है कमी जरूर आई है। काफी जो सब्जियां हैं वो बिल्कुल नीचे आ गई है और इस पे शहरी जो है वो खुश भी दिखाई देते हैं। हाँ, जहां तक अमल दरामद की बात है, सरकारी निर्खों में कोई नहीं बेचता है, ये अलग बात है। हाँ, कमी थोड़ी जरूर जो है निर्खों में सब्जी के इनमें कमी आई है। अच्छा, सब्जियों के क्या रेट्स हैं वैसे कराची में? ये सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। किसी सब्जी पे 10 रुपए, किसी पे 20 रुपए, किसी पे 25 रुपए, इस तरह से जो है कमी देखी गई है। खास तौर पे लहसुन जो है जो ये काफी कॉस्टली था। अदरक जो है 1000 रुपए, 800 रुपए थी, अब वो 300-400 रुपए, इस तरह से ये इतने इसमें निर्ख कम हो गए हैं। अच्छा, चिकन के रेट्स में भी कमी वाकई हुई है या नहीं? क्योंकि ईद कुर्बा है, सो ऑब्वियसली चिकन से लोग स्विच करते हैं इस वक्त बीफ या मटन पे, तो चिकन के रेट्स कम हुए मार्केट में? अच्छा हाँ, चिकन वगैरह जो है ये इसमें भी थोड़ी बेहतरी है, ज्यादा कम नहीं हुई, इसमें भी कमी आई है। और जो सबसे बड़ा जो इशू है ना, ये इस तरफ तो सब्जियां तो कम हो गई हैं, लेकिन जो लोगों को परेशानी का सामना है वो दूसरी तरफ जो बिजली है या गैस है, इनके निर्ख जो है ये हुकूमत मुसलसल बढ़ा रही है। वो कसर जो है इस तरफ पूरी कर रही है। एक पेट्रोल के निर्ख भी कम हो रहे हैं, लेकिन बिजली जो है हम उसको अफोर्ड करना कराची के लोगों के लिए इंतहाई ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये तमाम जो सब्जियों में कमी हुई है ना, वो उनको कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ उससे ज्यादा जो उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक की मद में और गैस की मद में। ये बड़ी परेशानी का सामना है। बिल्कुल, ये एक मसला है। अच्छा, एक और बात भी है कि हम चिकन की भी बात करें ना, चिकन के रेट्स ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको नीचे लेकर आया गया है, और अगर मार्केट की बात करें तो भी, लेकिन होटल्स वगैरह पे कोई रिलीफ नहीं नजर आता है। होटल्स पे तो अभी भी आप जाएं 2500-3000 की आपको सिर्फ एक चिकन कढ़ाई मिलती है। सो होटल्स में क्यों नहीं हो रहा है, लागू क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती है। वही जिस तरह से सब्जियों को मैंने बताया, न तो जो है किसी चीज को खाने पीने की जो भी मतलब रेडी अशिया है, या तंदूरों पे रोटी है, कहीं पे रोटी के अभी तक भी जो है वो सरकारी निर्ख 17 रुपए जो लागू हुए थे, होटलों पे उसका कोई इतलाक नहीं है। वही 20-25 रुपए की रोटी अभी भी जो है होटलों पे फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो उसके ऊपर डिशेज होती हैं, उन पे भी कोई निर्ख कम नहीं किए गए। इसीलिए जो है जिस तरह से मैंने बताया, उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है, और फिर वो ना मयार चेक किया जाता है, ना कीमतें चेक की जाती है, ना अमल दरामद किया जाता है। ये बड़ी मतलब कमी है पूरे सिस्टम। हर चीज बनी हुई है, उस पर अमल दरामद कराना इंतहाई जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई अमल करेगा सरकारी उस पर, जब तक कोई प्रॉपर
सिस्टम को नाफिज नहीं किया जाता। चले, हम इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो अफसरान हैं, अहदेदारान हैं, उन तक हमारी आवाज़ें पहुंचे और फिर वो शायद इस पर कोई एक्शन ले ले। बहुत शुक्रिया राना कदीर आपका। अभी लिए चलते हैं जी आपको शेख रशीद साहब के पास लाहौर में, जानते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शेख साहब, आप जितनी बार भी हमारे साथ लाइन पे आते हैं, हम एक बार शेख रशीद साहब रावलपिंडी वालों के पास पहुंच जाते बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम लाहौर जा रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है जी मार्केट की? चूँकि निमरा इस वक्त ईद कुर्बान बड़ी जिसे कहते हैं, ईद उल जुहा भी कहते हैं, उसकी आमद है 17 को होने जा रही है। उसकी वजह से जो सब्जियां, जो मसाला जात पकवान में इस्तेमाल होती हैं, उनकी कीमतों में होशरबा और रिकॉर्ड इजाफा किया जा चुका है और किया जा रहा है और ईद तक ये इजाफा जारी रहेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि चूँकि ईद कुर्बान क्योंकि जानवरों की ईद होती है, बकरे और दीगर जानवर जो हैं वो ज़िबा किए जाते हैं, उसमें अदरक, लहसुन, तड़का लगाने के लिए जो टमाटर जो और अशिया दीगर हैं। सब्जियों का इस्तेमाल, हाँ जी जो इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में। जैसे आज अदरक की बात करें तो आज अदरक जो चंद रोज़ पहले 550 रुपये किलो था, आज 700 रुपये किलो है। इसी तरह अगर लहसुन की बात करें वो भी 700 रुपये फी किलोग्राम है। ये अदरक का एक बार प्याज फिर की से- बात करें तो अदरक का आज आपने क्या बताया, एक बार फिर से बताइएगा। अदरक जी 700 रुपये फी किलोग्राम है। Oh my God। लहसुन जो है वो भी 700 750 रुपये फी किलोग्राम है। और प्याज की बात करें जो चंद रोज़ पहले 80 रुपये 90 रुपये फी किलोग्राम था, आज उसकी कीमत 140 रुपये फी किलोग्राम है। और यहाँ के जो ताजर हैं, ज़राए, वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे ईद आएगी प्याज की कीमतों में इजाफा होता जाएगा और इस बात का कभी अच्छा, इम्कान है ये जो कि रेट्स ताजर हैं, ये जो रेट्स आपने बताए शेख साहब, ये सरकारी निर्ख हैं या मार्केट में जो मनमाने रेट्स जिनको हम कहते हैं? ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ। सरकारी रेट तकरीबन 150 रुपये फ़ी किलोग्राम कम है, लेकिन चूँकि मैं ओपन मार्केट में खड़ा हूँ इस वक्त, जो सार्फिन है, शहरी हैं, वो ओपन मार्केट के मुताबिक यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। वो सरकारी रेट के मुताबिक उनको कोई भी चीज़ दस्तयाब नहीं है। इसी तरह अगर धनिया की बात करें, आपको याद होगा कि किसी ज़माने में ये फ्री मिला करता था धनिया। आज मंडी में इसकी कीमत 650 और 700 रुपये फी किलोग्राम है। धनिया की बात करें शेख साहब, वो और भले अगर वक्त लीमू की बात तो करें, बहुत अरसा पहले चले गए थे मेरे ख्याल में, जहाँ आपको हरी लेकिन मिर्ची और आज धनिया वही मुफ्त धनिया मिलते जो है वो 650 700 रुपये फी किलोग्राम शहरी खरीदने पर मजबूर है। इसी तरह अगर लीमू की बात करें तो लीमू भी 3 तरह की ब्रांड है। एक 500 रुपये फी किलोग्राम है, एक 600, एक 800 रुपये फी किलोग्राम है। जो 800 रुपये फी किलोग्राम है उसमें चूँकि पानी और रस ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है। जैसे जैसे ईद कुर्बान, बड़ी ईद करीब आएगी, इनकी कीमतों में इजाफा होता जाएगा। मैंने एक 7 रोज़ पहले इसके हवाले से एक एजला भी किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि इन्होंने जो है वो प्याज, आलू, अदरक, दीगर जो सब्जियां हैं उनको स्टॉक करना शुरू कर दिया है। मतलब है कि ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, ताकि जैसे ही ईद जैसे जैसे करीब आएगी उसकी कीमतों में ये इजाफा करता चला जाएंगे जी। अच्छा, चिकन के रेट्स के हवाले से बताइएगा, लाहौर में क्या रेट्स चल रहे हैं? चिकन में अच्छा मतलब रेट नीचे आया है। ये अच्छी बात है। छोटी ईद पे अगर बात करें तो ये 800 रुपये फी किलोग्राम था, तो आज ओपन मार्केट में ये 400 420 रुपये फी किलोग्राम फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडों की बात करें तो उसमें भी 15 से 20 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो कमी आई है। आज जो फ़ी दर्जन अंडे है वो तकरीबन 238 239 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ताहम अगर आप बकरे और बीफ की बात करें तो उनकी कीमतों में कभी वाक़या नहीं हुई। ये कहा जा रहा था कि चूँकि ब्रायलर की कीमतों में कमी वाक़या हुई है और सार्फिन जो शहरी हैं उनकी जो ख़रीदारी का इशू है वो चूँकि बहुत ज़्यादा है ब्रायलर के वाले से, बकरे और बड़े गोश्त की कीमतों में कमी वाक़या हो गई। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि चूँकि कोई इंतज़ामी मामलात नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मजिस्ट्रेट तो मौजूद हैं, मगर उनकी तरफ से कोई इस हवाले से विजिट करना तो बड़ी दूर की बात है। जी शेख साहब, वैसे कोई मंडी वगैरह लगी है? मंडी कब लेके जा रहे हैं हमें लाहौर की? मैं इस वक्त मंडी में मौजूद हूं। नहीं, मैं ईद कुर्बान की जानवरों की मंडी की बात कर रही हूँ। वहाँ कब लेके जा रहे हैं खूबसूरत जानवर दिखाने के लिए? वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में, मतलब है आपको मुख्तलिफ जानवरों से, मुख्तलिफ जो भैंसे हैं, मतलब मंडी लग चुकी है, मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो जानवर हैं, इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी। मंडी वगैरह लग चुकी है लाहौर में? हाँ जी, लग चुकी है जी। मंडियाँ तैयार हो चुकी हैं, ऑपरेशनल हो चुकी हैं जी। ठीक है, फिर अगली बार मंडी में कितनी महंगाई है ये भी देखेंगे। आपके साथ बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, हमें अपडेट करने के लिए लाहौर से। सूरत हाल है थ्रू आउट द कंट्री महंगाई से मुतालिक।
इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का विजिट हमने आपको करवाया ये बताने के लिए कि अभी महंगाई की क्या सूरत हाल चल रही है। अच्छा, मज़े की बात ये कि 29% से हम एनुअली अगर महंगाई की बात कीजिए 21% पे आ चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रेट्स नीचे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट में आवाम को कुछ और रेट्स मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई और रेट्स डिसाइड करती है तो ये लागू क्यों नहीं होते हैं? गवर्नमेंट इसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर क्यों नहीं करती है? ये मेक श्योर क्यों नहीं किया जाता है कि वही रेट्स मार्केट में भी उसी हिसाब से लोगों को कोई भी अशिया खुरनोश है या कुछ भी है वो क्यों उन्हीं रेट्स पर नहीं मिलते? ये एक सवालिया निशान है और इसी सवाल के साथ एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ सुबह की सोच में। एक अफसोसनाक खबर जिसका जिक्र मैंने लास्ट सेगमेंट में किया था, कराची से स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक की है। पहले एक पैकेज इस पे तैयार किया, आपको वो दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। फिर इन डिटेल वाकया हुआ क्या, कैसे पेश आया, इस पे बात करते हैं। कराची पढ़े लिखे नौजवानों की मक्तल गाह बन गया। चंद टकों की खातिर डकैतों ने नौजवान इंजीनियर इर्तका को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, मगर सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक ना रेंगी। कोई हुकूमती ओहदेदार मकतूल के घर ताजियत के लिए गया, ना कोई ताजियती बयान सामने आया। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। SSP ने कार्रवाई करते हुए नाकिस कारकर्दगी पर SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह अफराद ने पहले नौजवान को चलती मोटरसाइकिल से रोका, शहरी से छीना झपटी की और फिर गोली मार दी। जी, सो ये रिपोर्ट आपने देखी है। कराची में आए रोज स्ट्रीट क्राइम की जो बढ़ती सूरत हाल है ये इंतहाई तशवीशनाक है। इससे शहरी परेशान भी हैं और डाकुओं का राज चला रहा है। शहर में डाकुओं के हाथों कत्ल रोज़ बरोज़ एक मामूल बन चुका है। और कराची के इलाके गुलशन इकबाल में डकैती की मज़ाहमत पर अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि डकैती मज़ाहमत करने पर ये जो नौजवान है 27 साल इनको मारा गया है। लेकिन एक और रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि ये इनका कत्ल है, इनको मज़ाहमत करने पर नहीं मारा गया। बहरहाल ये देखते हैं कि हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे। और जो मकतूल है वो केमिकल इंजीनियर है और निजी कंपनी में इस वक्त नौकरी कर रहे थे। वो शाम के वक्त बेकरी से सामान लेकर घर वापस आ रहे थे कि वापस लौटते हुए डाकुओं ने उनका पीछा किया और घर के करीब पहुंचते ही वारदात हुई और उन्होंने गोलियां मारकर जो है वहां पर उनको कत्ल किया गया। उसके साथ उनका मोबाइल फ़ोन, नकदी और बाकी उनका सामान वगैरह, मोटरसाइकिल भी छीन कर ले गए। इसरार मुगीरी कराची से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसरार, बताइएगा, कुछ डिटेल्स तो मैंने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किए हैं, अभी तक दीगर क्या डिटेल्स सामने आई हैं? आपने जब इस पर इन्वेस्टिगेट किया तो आपको क्या मालूम हुआ? जी बिल्कुल, ये कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डकैती की मज़ाहमत पर एक और घर का जो है स्ट्रीट क्रिमिनल ने चिराग जो है वो बुझा दिया है। इसी तरीके से अगर रवां साल की बात करें तो रवां साल में अब तक 71 ऐसे शहरी हैं जिनको जो है डकैती की मज़ाहमत पर जो है डाकुओं ने कत्ल किया है। इस वक्त इससे पहले चंद रोज पहले भी एक वाकया हुआ था जिसके भी सीसीटीवी फुटेजेस मंजर आम पर आए थे, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल एक शहरी को जब लूट रहे थे तो शहरी ने बिल्कुल अपना सामान और सब चीजें, मोबाइल वगैरह जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया था और बिना किसी मज़ाहमत के शहरियों ने जो है उसको गोली मार दी थी और उसके बाद वो जख्मी हालत में अस्पताल में उसको ले जाया गया। इसी तरीके से ये जो नौजवान है इसको ब्लॉक 7 में वापस जाते हुए घर अरताक मुहिम जो है इनको निशाना बनाया गया, रोका गया गली में मोटरसाइकिल सवारों के बाद। उसके बाद मामूली सी मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल छीनने के बाद जो है उनको गोली मारी गई। इसके साथ साथ ये नौजवान जो है तालिब इल्म था, इंजीनियरिंग में जो है गोल्ड मेडलिस्ट भी था। उसके साथ साथ कराची में रवां साल में अगर बात करें इन 5 माह में तो शहर कायद में कत्ल गारत और डकैती और कत्ल और अगवा और बताखोरी की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 33 से करीब जो वारदातें हैं 33,000 के करीब वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और शहर में दीगर जो वाकयात हैं उसमें भी इजाफा हुआ। मई के महीने में कुछ मामूली क्राइम में कमी देखी गई। 71 अफराद जो हैं इस वक्त स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन चुके हैं, जो कराची पुलिस की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। इसके साथ साथ बिल्कुल इसरार, अच्छा वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स एक तरफ, लेकिन ये जो मकतूल हैं इनके भाई का ये बयान सामने आया है कि ये रॉबरी नहीं है, ये किलिंग है। रॉबरी कम किलिंग इसको हम कहेंगे अभी तक, क्योंकि इस पे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई कि ये रॉबरी थी या किलिंग थी, राइट?
बिल्कुल, जब हमारी बात हुई पुलिस हुकाम से, उनका भी यही कहना है। और जब ये वाकया हुआ था तो हम भी मौजूद थे, तो जब वहां पर स्पॉट पे और उस जाए वकुआ पर ये बयानात उनकी जो है अहले खाना के भी आ रहे हैं, और इसके साथ साथ पुलिस इस वक्त ये सब कहना है कि कबल वक्त है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेजेस और जो वाकये में नजर आ रहा है वहां पर फुटेजेस में, और जो वहां पर पुलिस को शवाहिद मिले हैं, वो इस वक्त तक तो पुलिस यही कह रही है कि ये डकैती की मजामत है, क्योंकि मोटरसाइकिल ले जाना वो और फुटेज इसरार आपने देखी है, उसमें क्या वो रेजिस्टेंस करते हैं दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें ये एक तो फुटेजेस वो जो है बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि जो पुलिस के पास वर्जन है और पुलिस जो इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें गली में जैसे ही नौजवान दाखिल होता है तो उसका ताकुब करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स आते हैं, और साथ ही साथ इस नौजवान को रोका जाता है। रोकने के बाद वो बिल्कुल मोटरसाइकिल से जो है उसको उतारा जाता है, असले की जोर पर दिखाया जाता है, और साथ साथ मोबाइल और दीगर चीजें छीनने के बाद वो एकदम से जब जो है मोटरसाइकिल और कुछ चीजें बचाने के लिए थोड़ा सा साथ ही खड़ी कार के जो है आगे भागता है, तो उसके बाद स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो फायर करते हैं, जो जाके नौजवान को लगता है। इस वक्त तक तो पुलिस डकैती की मजामत कह रहा है। अहले खाना का भी ये कल कहना था, जनाजा नमाज जब हुई तो उसमें भी ये जो बयान आया है कि ये कुछ और है, किलिंग है। तो पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से जरूर इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अच्छा, उसको भी तो सर आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी से बात हुई आपकी पर्सनली? खुद कल आपने नमाज जनाजा में शिरकत की? जी बिल्कुल, उनसे बात हुई। उनको यही कहना था कि कराची में सिर्फ हमारे पास यही रह गया है कि हम नौजवानों की जो लाशें हैं सिर्फ उनको उठाएं, अपने बच्चों को बड़ा करें, फिर उनको जो है पढ़ाएं, उनको किसी बड़ी एक मंजिल तक जब पहुंचाएं, और जब वो काबिल हो जाएं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं, तो उनके बाद एक मामूली सी चीज के लिए जो है हमारे बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको गोली मार दी जाती है। और उन जवान बच्चों के जो है वालदेन कराची में सिर्फ जनाजे उठाने के लिए रह गए। तो ये बात उनकी हुई थी। उनके भाई के ये बयान जो जिसका जिक्र आपने भी किया, ये भी था। इसके साथ पुलिस का ये बयान है कि एसएचओ को मुअत्तल किया गया है वहां पर मुतल्लिका को। उसके साथ साथ मुख्तलिफ पहलुओं से वाकई की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो उनके भाई हैं और चलें, ठीक है, इस केस पे मजीद जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम न्यूज़ में भी और प्रोग्राम में भी शेयर करते रहेंगे अपने नाज़रीन के साथ। स्टार कराची से अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। खसरा जो है वो इस वक्त फैलता चला जा रहा है, खासतौर पर पंजाब में भी। सिंध के बाद अगर बात की जाए पंजाब की, तो वहाँ पर खसरे के बड़े केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैं मेंशन करती चलूँ कि रिपोर्ट होने वाले केसेस कम होते हैं, एक्चुअली वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट ही नहीं होते। तो ये केसेस बहरहाल जो रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है और बढ़ते केसेस पर सूबाई महकमा सेहत मुतहरिक हमें नजर आती है। क्या वाकई तौर पर मुतहरिक है या सिर्फ ये मीडिया पे आके सिर्फ आवाज़ें या फिर राग अलाप देना कि हम मुतहरिक हैं, वाकई तौर पे हैं या नहीं, ये भी एक सवाल है। अभी कुछ रोज़ पहले ही पंजाब में शेखोपुरा, फिर पतोकी और कबीर वाला, ये जो मुख्तलिफ अजला हैं, इनमें खसरा के कुछ केसेस हमारे सामने आए थे और ख़ास तौर पर कबीर वाला पे जहाँ पे खसरा के बायस 5 बच्चों की अमवात भी हुई थी। आप नोट करें कि खसरे की वजह से, एक बीमारी की वजह से 5 बच्चे जिनकी अमवात हुई, फिर उसके बाद भी CEO हेल्थ खानेवाल जो डॉक्टर अब्दुल मजीद को मुअत्तल कर दिया गया था। और हमेशा हम अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र करते हैं कि मुअत्तल कर देने वाला ये जो एक एलिमेंट है हमारी हुकूमतों को, सिर्फ ये क्यों दिखाई देता है? मुअत्तल कर देना इज़ नेवर इनफ, ये कभी भी काफ़ी नहीं है। और हुकूमत से जब हम कोई रिपोर्ट करने लगते हैं और हम हुकूमती एहलकारान या उनके जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश करते हैं कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें, आके बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सो वो इसको अवॉइड करते हैं। एज इफ अवॉइड करने से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अवॉइड कर लेना या अपने काम से पीछे भाग लेना कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। आप लोगों के पास अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरा करना चाहिए। इस वक्त जी हमें ज्वाइन किया मलिक अहमद खान बचर ने, जो कि अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ को। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सर, मैंने अभी जिक्र किया कि मुअत्तल कर देना सिर्फ हल नहीं होता। हमारे यहाँ जब भी कोई मसला सामने आता है तो अवाम को शायद बताने के लिए, मीडिया पे आने के लिए बस एक कर दिया जाता है कि हमने मुअत्तल कर दिया। क्या ये काफ़ी है? लेकिन अभी की हुकूमत के बारे में बताइएगा, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? लेकिन ये बात ये है कि आपने जबकि खुद कह दिया है कि इनका काम ही मुअत्तल करना है, तो मुअत्तल, इनको एक लफ्ज़ यही आता है कि मुअत्तल कर दें, क्योंकि बेसिकली इनको काम आता नहीं है। तो अब आप खुद देख लें कि ये सेहत के बारे में ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर हैं, इन्होंने कितनी बातें की हैं, क्या कुछ किया है। और हालत ये है कि एक ऐसी बीमारी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और बच्चों में वो होती है, तो वो दोबारा असर उठा रही है।
इसका मतलब ये है कि इनकी तरजीहात सेहत, तालीम और ये है ही नहीं। यानी ये एक चूंकि जेली मैंडेट की गवर्नमेंट है, तो जिस तरह खसरे की बीमारी है, इस तरह मियाँ वाली में एक बंदे को इन्होंने सेक्रेटरी किया था उधर, तो इन्होंने उस बंदे को कर दिया, बंद कर दिया, वो 3 दिन बाद उसकी लाश मिली। यानी इस किस्म की चीजें जो ये कर रहे हैं, तो ये देखिए बात ये है कि इनके पास विजन तो है नहीं, ये डिजास्टर है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक से गवर्नमेंट चला रही है। अच्छा, लेकिन बाकी जो जी जी, आप बात कर रहे हैं, अच्छा, मैं ये कह रही थी कि वजारत सेहत पंजाब ने जो है वो खसरा वबा के फैलाव का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को दिया कि पिछली गवर्नमेंट जब आप लोगों की थी, आप लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई बच्चों की, इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए बात ये है कि ये इनको ना इमरान फोबिया हो चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोबिया हो चुका है। ठीक है। तो ये बातें जो ये करते हैं ना जी, ये इनकी ज़हनी पस्ती की अक्कासी करती है कि आप कोई काम आपसे नहीं हो रहा और आप दूसरों पे, जिस तरह एक पुराना तरीका कार था इनका, 35 साल ये इस पंजाब में रहे हैं, तो 35 साल जब ये रहे हैं, जो गवर्नमेंट में रहे हैं, इक़्तिदार में रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया आज दिन तक। देयरफॉर ये चीजें जो है ना, ये तो इनकी ज़हन की अक्कासी है। जिस तरह एक तीसरे दर्जे का ज़हन होता है कि काम खुद नहीं आता, ठीक। नालायक लोग हैं, चले से वो काम इनको इमरान फोबिया, चले मान लेते हैं कि इनको इमरान फोबिया और इसकी वजह से इनको जो भी मसला होता है उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। लेकिन रिमाइंड कराइएगा मुझे भी प्लीज कि जब आपकी हुकूमत थी तो क्या वाकई तौर पे आप लोगों ने सेहत के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए थे, खासतौर पे खसरा से, इसकी वबा से निमटने के लिए बच्चों के लिए क्या किया गया था? मुझे आप ये बताएं कि आपको सेहत कार्ड याद है? ऐसा इकदाम था सेहत कार्ड जो इन जालिमों ने खत्म किया, जी जो कि एक इनकलाबी कदम था सेहत के मैदान में। तो अब ये जो लोग हैं ना जी, ये बुनियादी तौर पे ये लोग हैं ज़हनी बीमार लोग हैं, और इनको कोई पता नहीं है कि पंजाब में करना क्या है। 12.5 करोड़ अवाम पे एक नाअहल वजीर आला इन्होंने मुसल्लत कर दी है, मैंडेट उसके पास है नहीं, तो वो इस तरह की हरकतें करेंगे। बाकी सेहत कार्ड के, जो सेहत कार्ड है, मैं आपको एक सिर्फ बता रहा हूँ, और उसके अलावा हमारी मेडिसिन्स पूरी होती थी, अब मेडिसिन्स पूरी नहीं है, हर जगह पे पूरी नहीं है। आपके DHQ, THQ, उनका बुरा हाल है, डॉक्टर उन पे अवेलेबल नहीं है। यानी ये तो अब एक लंबी कहानी है, मैं कहाँ तक आपको सुनाऊं, इसकी ग्रिप ही नहीं है पंजाब में। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सियासी सवाल की तरफ आऊंगी। उज़्मा बुखारी ने कोई एक रोज पहले कहा है कि 9 मई 2.0 होने लगा है, या किसी दूसरे 9 मई की तैयारी कर रही है तहरीक इंसाफ। क्या वाकई आप लोग 9 मई की तैयारी कर रहे हैं दोबारा से? और अगर कर भी रहे हैं, या पहले ये कैसे उज़्मा बुखारी को पता चल गया कि पिछले वाला 9 मई आप लोगों ने किया था और अभी आप एक और करने लगे? इनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है, जिस तरह पिछले 9 मई इन्होंने हमारे ऊपर ठौंसा है। करने वाले को और थे, कौन थे? करवाने वाले को और थे। डेफिनेटली जब आपकी इंतजामिया नाकाम थी, आप खुद देखें आईजी पंजाब उस वक्त क्या कर रहा था, कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, चंद शरपसंद लोग थे। तो ये तो इनकी ज़हनी, मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़हनी बीमार लोग हैं, ये ज़हनी बीमार लोगों की ये बातें होती है। ये को इनके पास कोई इल्म गैब का आ गया कि 9 मई दोबारा होने वाला। उज़्मा बुखारी मुल्क साहब में के हर पास वक्त लग रहा है इंतशार पैदा उनके पास करना। कोई गैब का इल्म है। हाँ जी, लगता होगा, फिर उनको पता होगा, हमें तो नहीं पता। तो आप लोग कोई ऐसी तैयारी नहीं करे? क्योंकि मैं रेफरेंस भी देती चलूं आपको, मुराद सईद साहब का ट्वीट है जिसमें बड़ी खूबसूरत उर्दू का इस्तेमाल भी हुआ है, और वो खुद ही ये कह रहे हैं कि अवाम को अब मुतहर्रिक होना चाहिए और रिटेलिएट करेंगे हम। मैं क्रक्स बता रही हूँ जी मेरी बात सुने, एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हर जमात का हक है। ठीक। हमारा जो एहतजाज भी होता है, पुरअमन होता है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। अभी उसके आप लिए हम लोग कर रहे हैं। एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल 100% कर रहे पुरअमन हैं। एहतजाज होगा, जलसे होंगे या धरना होगा, क्या होगा? जलसे होंगे, रैलियां होंगी, एहतजाज होगा, हम सारा काम पुरअमन करेंगे इंशाल्लाह। आगाज कहाँ से लेंगे? देखिए वो तो पार्टी ने फैसला करना है ना जी, कोर कमेटी है हमारी, वो फैसला करेगी, जैसे वो लाइन देगी उसको हम टो करेंगे इंशाल्लाह। तो उसका पॉइंट क्या होगा? इंतखाबात 8 फरवरी के? देखें जी, उनका सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि बोगस मुकदमात में हमारा जो चेयरमैन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह हैं, जो कैद हैं गलत और बोगस मुकदमात में, उनकी रिहाई। ठीक, उसके बाद मैंडेट की वापसी। ठीक है। और ये JUIF के साथ मिलके करेंगे आप लोग, या आप लोगों का कुछ अलग से आने का प्लान? अभी तक कुछ डिसाइड हुआ है JUIF के साथ? देखिए जी, बात यह है कि जो JUI वाला प्रोग्राम है ना, वो है आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। जी। ये हमारा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है।
ठीक। तो ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसके साथ ही कुछ इसी को आगे उसमें मजीद पॉइंट्स ऐड करके किया जाएगा, राइट? डेफिनेटली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, देखिए खान साहब की रिहाई के लिए तो हमने खुद कोशिश करनी है, हमारी पार्टी ने करनी है, उसके लिए हम दूसरी पार्टियों का कंधा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो आइन की जो है ट्रू स्पिरिट है, उसके मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। हम्म। तो वो तो होना ही होना है, वो तो हमारा उन जमातों के साथ बातचीत भी चल रही है। ठीक है सर, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये सूरत हाल है खासतौर पे खसरे के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी कुछ सवालात उठ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मैदान में हमारे सामने आके खेलती हुई दिखाई दे रही है, उससे एक पॉइंट ये भी सामने आता है कि क्या तहरीक इंसाफ खुद से दावत दे रही है। ये वो मुहावरा मुझे याद आ गया कि आ बैल मुझे मार। मुराद सईद साहब की जो ट्वीट का मैंने जिक्र किया, उसके अलावा जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर से जो ट्वीट्स और जो वीडियोज़, और हमूदुर रहमान कमीशन या फिर शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र, वो वीडियोज़, आर्मी चीफ की तस्वीर लगा के वो सब सामने आ रहा है। तो वो लग यही रहा है कि आ बैल मुझे मार वाला मामला खुद तहरीक इंसाफ अपने साथ कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ खुद अपने लिए मुश्किल बना रही है, खुद मवाद दे रही है कि ये मवाद है, इस मवाद के मुताबिक हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का आगाज हो भी चुका है FIA की जानिब से। वो जो ट्वीट्स इमरान खान की ऑफिशियल अकाउंट से हुई और हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र किया गया, वो तमाम तर मामलात पर 1971 का हवाला देना, उस पर इन्वेस्टिगेशन अब होने जा भी रही है। और वो इन्वेस्टिगेशन किस हद तक इंटेंसिफाई होती है, ये वक्त के साथ साथ हम देखेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट मोड पे है और इस पे हम डिस्कशन कर भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करना, ये क्यों किया गया है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और उस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं। अगर हसन रऊफ़ की बात करूँ, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो कोर कमेटी का इजलास है उसमें अक्सरियती राय से यही डिसाइड किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक कोई भी केसेस उनमें नहीं बैठना चाहिए। ऐसा क्यों है? शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम तहफ़्फ़ुज़ तहरीक इंसाफ का करना, इसको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ तो सियासी बयान है और दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल हैं, इसी केस में, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है और जिसमें फुल कोर्ट बेंच बना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, एडवोकेट जनरल KP ने तो वादे कर दिए कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो लिहाजा ये जो बयान आया, सियासी बयान रऊफ हसन साहब का या दीगर का, वो एक जस्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो लीगल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ KP का, और जो केस भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो फुल कोर्ट बेंच बना रहे हैं कि जो जितने भी जजेस अवेलेबल हैं वो सारे के सारे बैठ के फैसला करें। वो अपनी पसंद का बेंच नहीं बना रहे। वो ये नहीं कह रहे कि ये 5 रुकनी बेंच बनाएं, ये 7 रुकनी बेंच बनाएं, जैसे अता बंदयाल के दौर में बनते थे, या साकिब निसार तो वैसे जंप लगा के खुद हर जगह घुस जाता था। तो इसलिए वो नहीं है तरीक़ाकार, फुल बेंच है, जितने जजेस हजरात अवेलेबल हैं उन्होंने बिठा दिया है। अब फैसला उन्होंने करना है, जो टेक्निकल पॉइंट्स एज पर लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे उस पर वो फैसला करेंगे। तो एतराज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, आरिफ अलवी साहब ने कल एक ट्वीट किया, उन्होंने 7 नुकाती प्लान, तमाम तर जो सियासी मसाइल हैं, मौशी मसाइल, उनका हल उन्होंने कहा कि मैंने इजाद कर ली है और मैं वो पेश करता हूँ। वो जो 7 पॉइंट्स हैं, अगर मैं कुछ पॉइंट्स का जिक्र करती चलूँ, वो यही उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही टेबल पर आएँ, खुले दिल से, खुले जहन से मामलात की संगीनी को पहचानें और उनको निपटाने के लिए कोशिशें करें। सो ओवरऑल ये तमाम 7 पॉइंट्स हैं, उनका क्रक्स यही है कि मुज़ाकरात चाह रही है तहरीक इंसाफ। एम आई राइट? किसके साथ मुज़ाकरात चाह रही है? क्या PTI के बानी खान साहब? नहीं, स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ ना। बानी PTI खान साहब क्या
खुद साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को इजाजत देंगे कि वो वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ बैठें? क्या साबिक सदर आरिफ अलवी को वो इजाजत देंगे कि वो आज के सदर के साथ बैठें? देखें ना, यही तो प्रॉब्लम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स का उनका मतलब सिर्फ एक ही है और वो है एस्टेब्लिशमेंट। और एस्टेब्लिशमेंट में भी वो कहते हैं हमने तो सिर्फ बात करनी है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद के साथ, बाकी हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। तो क्या सारे स्टेक होल्डर्स वही हैं? आपकी एक सिविल गवर्नमेंट है, सियासतदान तो सियासतदानों से बातें किया करते हैं। हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई अलायंस बना है, MRD बनी है या ARD बनी है, IJI बनी है, उसके मुकाबले में डेमोक्रेटिक अलायंस बना था असगर खान वाला, सारे सियासतदान आपस में बैठे हुए थे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं नहीं, हमने तो सियासतदानों से, सियासी जमातों से बात नहीं करनी, हमने बैठना है तो सिर्फ एक शख्सियत के साथ बैठना है, जनरल आसिम मुनीर के साथ। आप वो प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रोसेस से PTI बनी और फिर इतनी बड़ी वो जमात का स्ट्रक्चर अख्तियार कर गई, वो तो 1 पेज वाला उनके ज़हन में है। अभी 9-10 अप्रैल 2022 से पहले कितनी तारीफें होती थी कि हम एक ही पेज पे हैं, हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, जनरल बाजवा साहब सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हैं। वो तो कहा जाता था, फिर उसकी तरदीद भी आज तक की जाती रही है और बल्कि अब तो टारगेट किया जा रहा है नाम लेके। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुतालिक मखसूस नशिस्तों की फुल कोर्ट समाअत करने जा रहा है आज। 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है समाअत करेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में। व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फेवर में आ जाता है फैसला तो गवर्नमेंट के लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी जो बेंच है वो पहले ऑब्जर्वेशन दे भी चुका है कि ये किसी और जमात की सीट्स किसी और को कैसे मिल सकती हैं। नंबर 1, आपने कहा हुकूमत के लिए कितना बड़ा मसला बन सकता है? कोई मसला नहीं बन सकता, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हाँ, ये एडिशनल सीटें आ जाती तो जो आपकी एक वो बॉटम लाइन बनती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से कि आइन में अगर तरमीम करना पड़े तो 2/3 बनती है या नहीं बनती, उसमें आकर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी। दूसरी बात रही कि मखसूस नशिस्तें इनको मिलती हैं नहीं मिलते हैं। देखें, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर बिल्कुल उसकी स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन में देखा जाए फिर तो नहीं बनती। बैरिस्टर गौहर खान जब बल्ले के निशान का केस लड़ रहे थे तो मुझे याद है बैरिस्टर गौहर खान ने यही बात की थी कि अगर हमें बल्ले से महरूम रखा गया तो फिर हम मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन क्या आप और मैं या पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ द पीपल दे डोंट नो कि जो 100 सीटें मिली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे जो अभी आए वो किसकी सीटें थी? वो क्या PTI की सीटें नहीं थी? हमारे पास बहुत कम टाइम है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आइन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इलेक्शन एक्ट की। बेशक अगर नून लीग या हुकूमत बात करती भी है तो क्या इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन से बालातर हो जाता है? आइन में गुंजाइश नहीं है। मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब कोई जमात रजिस्टर्ड नहीं होगी, इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अगर कोई जमात रजिस्टर्ड है वो अपनी लिस्टें दें तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन यहाँ दूसरी बात है कि बाकायदा एक केस में उस जमात का निशान ले लिया गया, बल्ले का निशान नहीं मिला तो वो किधर जाते हैं? उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, जो वोट मिला वो तो PTI के नाम पे मिला, वो बानी PTI के नाम पे मिला। यही तो इंटरप्रिटेशन हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत किस डगर मुड़ती है, क्या करते हैं तहरीक इंसाफ वाले या फिर हुकूमत क्या करती है तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, ये हम लोग डिस्कस करते रहे और करते भी आएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ सबकी सोच में। पाकिस्तान नाज़रीन एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास वसाइल की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास जो वसाइल है उनका गलत इस्तेमाल इससे भी बड़ा मसला है। वसाइल ना होना इज़ अनदर थिंग, लेकिन वसाइल होने के बावजूद उनका गलत इस्तेमाल या उनको सही जगह पर इस्तेमाल ना करना, ये हमें मज़ीद पस्ती की तरफ लेकर चला जाता है। जो डेवलपिंग का वर्ड में यूज़ करी वो डेवलपिंग भी नहीं होता, वो बल्कि उसकी तरफ भी हम नहीं बढ़ पाते। और इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो हमारी एजुकेशन या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिनके बारे में हम बार बार
बार बात करते भी रहते हैं। पाकिस्तान में आला तालीम के लिए बजट में कमी होना ये एक बड़ा मसला, एक संगीन मसला है। और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क ऑलरेडी है जहां पर तालीम की बुनियादी बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती है हमारी आवाम को। लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है, नया जो माली साल है उसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में एक बड़ी कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क भर में एक तशवीश की लहर दौड़ी है, विच इज़ प्रीटी ऑब्वियस। ये होना ही है और ये सही भी है, दुरुस्त भी है कि ये कमी क्यों लाई गई है। नए माली साल के आगाज से ही हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जो मख्तस होने वाला बजट है, ये प्लीज़ गौर से सुनिएगा। अभी जो मैं आपको डिजिट्स बताने लगी हूँ ये गौर से सुनिएगा। 65 अरब रुपए, 65 अरब रुपए से कम करके महज 25 अरब रुपए कर दिया गया। इतनी बड़ी कमी ये क्या है? और फिर इस फैसले ने शदीद गम और गुस्सा और हैरत पैदा की है हम सब के। मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी अभी इस वक्त गुस्सा आ रहा है और हैरत भी हो रही है कि इतनी बड़ी कमी 65 से 25, जो फिर हुकूमत की तरजीहात और तालीमी शोबे की हकीकी ज़रूरियात के दरमियान वाज़े फ़र्क को उजागर भी करता है। और ये बजट कटौतियाँ जो है पाकिस्तान में 160 से ज़ायद सरकारी जामियात के लिए तबाहकुन है और इन इदारों ने मिलकर 126 अरब रुपए की दरख्वास्त की थी, जो इनकी असल ज़रूरियात की अक्कासी करता है। ये उनका बजट था जो कि उनको ज़रूरियात पूरा करने के लिए इतने पैसे कम से कम दरकार है। सो इसी तरह मनसूबाबंदी कमीशन के तरक्याती बजट को भी 59 अरब से कम करके 21 अरब रुपए कर दिया गया। इस माली तंगी ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने जो है वो हंगामी इजलास के बाद ये ऐलान किया कि बजट में कटौतियाँ पाकिस्तान में आला तालीम के लिए तबाहकुन है। मुजम्मिल असलम ने उन्होंने ये कहा है कि बजट कम करने से यूनिवर्सिटीज़ दिवालिया हो जाएंगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल करनी थी तो कोई प्रोग्राम मुरत्तिब कर दे पहले। अब वक्त आ गया कि यूनिवर्सिटीज़ अपने बजट पर नजरसानी करें। अब ये तमाम तर क्या मामलात हैं, ये बजट कटौतियाँ क्यों हो रही हैं, ये क्या बात करने के लिए डॉक्टर हबीब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाइस चांसलर हैं कोहसार यूनिवर्सिटी मरी के। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा इंट्रो भी आपने सुना, नाजरीन ने सुना, आई एम श्योर। ये क्या है इतनी बड़ी कमी बजट जी में? जिमराव, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू नो। आपने बड़ा अच्छा बयानिए में सारा फिगर और स्टैट्स और फैक्ट्स बताए भी दिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो बुनियादी काम है ऐसी वर्क फोर्स तैयार करना है जिसने इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपकी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। तो ये तो एक ऐसा फैक्ट है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जैसे ही आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और इसके नतीजे में जो वर्क फोर्स तैयार होती है वो उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ऑफ ए कंट्री। ये बहुत, उसमें मलेशिया की सिंपल एक मिसाल है। अगर आप उसके अंदर 1% एजुकेशन वर्क फोर्स, टर्शरी वर्क फोर्स तैयार करके भेजते हैं तो तकरीबन 0.7% जीडीपी इंक्रीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ अ डायरेक्ट वे ऑफ लिंकिंग दिस, हाउ बेसिकली this budget can help in terms of preparing the workforce which can contribute in economic growth। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसकी दी। अब कमिंग बैक टू द जो हमारा इस वक्त मेन इशू है, यूनिवर्सिटीज़ का जो नंबर है वो भी आपके सामने है। पिछले कोई 20 साल में वो यूनिवर्सिटीज़ का नंबर मल्टीप्लाई किया, नंबर बहुत इंक्रीज़ हुआ, 160 हुआ, कहीं थोड़ा सा 20-30 नंबर से थोड़ा सा यूनिवर्सिटी चली हैं और वो अब 160 के करीब आपने जिस तरह बताई जामियात मौजूद हैं। और ये वो जामियात हैं जो स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही हैं। इसका बारे में बहुत बहस होती है कि इतने नंबर होने चाहिए, इतने नंबर नहीं होने चाहिए। बट इफ़ वी लुक एट द स्टेटिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन वेरियस डेवलप्ड कंट्रीज़, 4000 के करीब यूएस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो पॉपुलेशन कितनी होगी आपके ख्याल में? हमारे से थोड़ा सा ही फ़र्क है ना उस तनासुब में। तो वो एक्सेसिबिलिटी जो बढ़ा रहे हैं और साथ में उसका जो ताल्लुक़ इनोवेशन के साथ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ है, नतीजतन उनकी मईशत बहुत आगे है और एजुकेशन सेक्टर इज़ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन द ग्रोथ ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो उसमें आप एक यूनिवर्सिटी की इकॉनमी देखें कि वो एक डेवलपिंग कंट्री की यूनिवर्सिटी के ओवरऑल उसकी इकॉनमी के बराबर है। MIT को उठा लें, हार्वर्ड को उठा लें, स्टैनफोर्ड को उठा लें और इसी तरह ऑक्सफोर्ड इधर आ जाइए, कैम्ब्रिज आ जाइए। तो इन कंट्रीज़ के अंदर पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, ये वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो जिनको सैकड़ों साल लगे यहाँ तक पहुँचने में और दे हैव द हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग
कॉन्टीन्यूसली इन एजुकेशन सेक्टर। वो एक रोज़ में, ये चंद दिनों में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, सदियों में ये आके ऑक्सफोर्ड बनी, हार्वर्ड बनी, वो कैम्ब्रिज। शायद अपना पेट भी काट के एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते बिल्कुल। अब आप देखिए, ये इस वक्त उन्होंने इसको प्रायोरिटी बनाया तो उसका नतीजे आ That रहे is the हैं। priority. और हम इस प्रायोरिटी को, हम जिस तरह हम कह रहे हैं कि इस वक्त एजुकेशन इमरजेंसी है, तो उसका तकाजा ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, न बल्कि उसकी बजाय कि इसको इतना 65 से 25 अरब 25 पे आगे और 40 अरब का फर्क है। 40 अरब, और डेवलपमेंट फंड भी इस वक्त 21 अरब रुपए के है, करीब आ गया है। और इसी तरह अब सूबों की अनाउंस होना है बजट, उसके अंदर भी वी आर होपिंग कि अच्छा रिजल्ट आए। ये तो अब वफाक का हमें थोड़ा सा जो मिला है, जो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल द वाइस चांसलर। वी हैड अ मीटिंग पिछले दिनों सारे वाइस चांसलर की, HEC चेयरमैन की कन्वीनरशिप के अंदर और ED साहब की कन्वीनरशिप के अंदर, हमारे जो वाइस चांसलर कमेटी के सरबराह हैं डॉक्टर इकरार, उनकी सरबराही के अंदर ये एक इजलास हुआ जिसमें सब वाइस चांसलर्स ने ये बिल्कुल इसका अयादा किया कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि बच्चों की एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की बढ़ाई जाए और इतनी लो कॉस्ट पर बढ़ाई जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी है, मारज़ वजूद में आई है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो 2010 और 12 के बाद बनी हैं, वो तो बहुत ही शदीद माली मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि पहले जो यूनिवर्सिटियाँ बनी फिर भी उसका जो HEC के मारज़ वजूद आने के बाद और उस पे दौरान बहुत सारे फंड्स दिए गए, यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, स्टूडेंट्स की अच्छी इनरोलमेंट हो गई, अच्छा फ़ी स्ट्रक्चर हुआ। क्योंकि आपको पता है कि फ़ी के बलबूते के ऊपर भी बहुत सारा जो बजट है वो यूनिवर्सिटीज़ को मिलता है और एक अच्छा नंबर चाहिए। बट उसके लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू प्रोवाइड देम बेसिक फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं ना जी, इक्विटेबल just distribution of a budget to all the universities which are being created for the purpose of preparing a workforce। तो वो चाहे जिस कोने में भी हो मुल्क के, उनको तो अब 2010 और 12 के बाद जो यूनिवर्सिटियां हैं वो बड़ी शदीद माली मुश्किलात का शिकार, बहुत सारी जगहों पे डेवलपमेंटल फंड ही नहीं दिए गए। जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं अगर उसकी मिसाल दूँ, ये अभी 4 साल पहले 2021 में मैं इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और भी इसके साथ मौरज़ वजूद में आई, तो दे वर द कॉलेजेस वर बीइंग अपग्रेडेड। जब ये अपग्रेड किए गए तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो कॉलेजेस के अंदर होती हैं नॉट कंपैटिबल विद द यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़, सो दे नीड टू बी अपग्रेडेड। तो उनको एक उस स्टेटस पे लाने के लिए जिसके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम दिया रहा है, एक यूनिवर्सिटी का होता है, वो उसमें हम थोड़ा सा पीछे हैं। पर इसके बावजूद रेजिलियंस विद द यूनिवर्सिटी इज शोइंग। इसके 3 सालों के अंदर 1400 स्टूडेंट्स भी आए, 70% बच्चियाँ हैं। अब उन बच्चियों को आई कैन गिव यू अ गारंटी कि ये बच्चियां कभी हायर एजुकेशन सेक्टर की शक्ल ना देख पाती अगर यहाँ यूनिवर्सिटी ना होती। बिल्कुल, पहली यूनिवर्सिटी है मरी की, पहली यूनिवर्सिटी है और इतनी लो कॉस्ट है, जिसमें हमारे जो फीस स्ट्रक्चर हैं कंपेयर टू द मेन आपके स्ट्रीम जहाँ से पिंडी और इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों में जो ट्रैवल करके आते थे, उससे 4 और 5 टाइम्स लेस हैं और घर पे उनको एक एजुकेशन मिल रही है। तो एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि मैं बाकी यूनिवर्सिटियों में भी इसी तरह सिनेरियो, मैंने सिर्फ इसकी एक मिसाल कोट की। एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि ये एमरजेंसी लगाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी दी जाए और बच्चों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, क्योंकि ये जो एक्सेसिबिलिटी है और हायर एजुकेशन में मैंने जो आपको अर्ली स्टेटिस्टिक्स दिया कि 1% अगर आप लेके आते हैं तो 0.7% GDP के अंदर अगर वो एक मिसाल है। तो अब अगर आप दुनिया जहान के ममालिक को देखें, मैं अब थोड़ा सा एक और पहलू इसके तरफ निशानदेही करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ही सारा हमारा इस वक्त इशू है ना, एजुकेशन बेस्ड है ना। एग्जैक्टली। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, इनोवेशन इंडेक्स, उसका ताल्लुक जो है कि जहाँ जो टॉप कंट्रीज हैं, 30 ममालिक हैं, वो सारे के सारे वेस्ट के अंदर हैं, जहाँ इनोवेशन इंडेक्स में 1 to 30 में वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट आते हैं। और वो क्यों आते हैं? और ये वो मुल्क हैं जो टॉप 500 की रैंकिंग में भी आते हैं और टॉप 100 में खड़े हैं। अगर वो देखें तो 170 के करीब US की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 500 में आती हैं। अगर आप UK की यूनिवर्सिटी देखें, तकरीबन 40 के करीब UK की यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है। छोटा सा मुल्क है। जर्मनी को देखें, 40 यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आती है। जापान जैसा छोटा सा मुल्क, 1000 यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, कैन यू इमेजिन, और 20 टॉप यूनिवर्सिटीज आती एजुकेशन का स्टैंडर्ड है। चाइना हमारा फर्क है। चाइना जिसकी हम मिसाल भी सारा कोट करते हैं, उनकी तरक्की के मनाजिल को देखते भी हैं, तो वहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की देखें तो वो कहाँ बहुत पीछे से चला और इस वक्त 80 के करीब उनकी टॉप 500 में यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। द रीज़न इज़ दैट they are continuously injecting money, they are continuously spending money in the higher education. In short, they are उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना।
दे आर डूइंग दैट। हमारा मसला ये है कि हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। हमने कुछ और कर लिया है। जो फंड्स पहले अगर कहीं रिलीज किए जाते हैं एजुकेशन के लिए, तो उनमें भी हमारे सामने, हम खुद यहाँ पे प्रोग्राम में कई बार ऐसे होते हैं कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ भी करनी पड़ जाती है कि वो करप्शन के स्कैंडल्स हमारे सामने आ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं तो एक और छोटी सी चीज़ है कि इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ अगर इस वक्त 15 से 20 मुस्लिम कंट्रीज टॉप 500 में आ रही हैं, वो कौन सी हैं? कतर है, सऊदी अरब है, टर्की है, मलेशिया है, ईरान है। ये वो मुल्क हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया है एजुकेशन के अंदर, और उसके रिजल्ट्स देख भी रहे हैं। तो अब ये वक्त लगेगा थोड़ा सा हमें इसके लिए, जो आप फरमा रही हैं जिस तरह हमें, तो हमने देखें वो एटम बम बनाया, पेट बांध के काट के लोगों ने अपना, देखें किस तरह से लोगों ने कहा कि हमने ये करना है, रेजिलियंस देनी है। उस वक्त टाइम था, ज़रूरत थी, हमने कमिट किया और हमने कर लिया, वो टारगेट अचीव किया। नाउ दिस इज़ एन एमरजेंसी, एजुकेशन एमरजेंसी है। मैं आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस सेक्टर, तो ये जो ह्यूज यूथ बल्ज है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी, हाँ, ये कन्वर्ट एसेट नहीं बनेगा, ये लायबिलिटी बनेगा, एंड दैट कैन कॉज अ ह्यूज हैवक इन द कंट्री। तो ये मैं इसको बड़ा संजीदा उसमें, हाँ, नोट पे हम कह रहे हैं कि आप आजकल देख लीजिए कैसे नौजवान, किस किस्म के, हमें क्राइम रेट्स देख लीजिए कैसे सड़कों पे मिल रहे हैं। क्राइम रेट्स, और जो नौजवान हमारे ग्रेजुएट हो भी रहे हैं वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनको करने के लिए कुछ मिल नहीं रही। या तो एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन वो किसी भी तरीके से अगर महंगी इतनी ज़्यादा है, वो अगर हासिल कर भी लेते हैं बेचारे, फिर जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से बेचारे बाहर चले जाते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या पॉइंट है कि ये जो इतने बड़े स्केल पे कमी की गई है बजट में, ये क्यों की गई है? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई भी आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट का वैलिड होगा इस सिचुएशन में। देखिए, मैं इस वक्त एक तो मुल्की हालात आपके सामने, ओवरऑल मईशत का थोड़ा सा देख भी लिए, हम सब इस तरह के चैलेंजेस से दो चार होते रहते हैं, और फिर से इस वक्त भी हम मईशत के हवाले से हमें पता मालूम है कि इस वक्त सिचुएशन जो बड़ी मुश्किल है। बट आई एज एजुकेशनिस्ट फील, आई एज ए पब्लिक ओपिनियन मेकर और एज ए कम्युनिटी मेंबर फील दैट दिस इज़ द हाई टाइम when we should basically come forward and say that this is our priority and let's show it by our, अपने अमल के ज़रिए उसको जाहिर भी कर सकें कि ये हमारी प्रायोरिटी है। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल हमने कंसिस्टेंटली, और ये वो टाइम था मुश्किल हालात में हम बाकी सारी चीज़ों के अंदर पीछे रख के, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये पूरी पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन को बिल्कुल रिलीजियसली लेके चलें, और इसके अंदर जो जो इंजेक्शन ऑफ फंड्स आना है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द वर्कफोर्स फॉर द फ्यूचर, उसके अंदर उनकी स्किल्स के कोर्सेज हों, उसके टेक्निकल एजुकेशन के कोर्सेज हों। आप कैन यू इमेजिन 0.0001% इज बीइंग स्पेंड ऑन अ टेक्निकल एजुकेशन। लेबॉर्ट्रीज हमारी इस वक्त जहाँ पे रिसर्च होनी, हम कहते तो हैं कि ये इनोवेशन इंडेक्स जो है, लेकिन जहाँ लेबॉर्ट्रीज को आपने सपोर्ट करना है, जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज इस वक्त अच्छा कर रही हैं परफॉर्म, वी आर बेसिकली ब्रिंगिंग देम बैक, उनको हम पीछे भी लेके आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि नई यूनिवर्सिटीज़ भी जो हमने क्रिएट की हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हु कैन बेसिकली कंट्रीब्यूट इन द नेशनल इकोनॉमी, तो उनको बिल्कुल आप तवज्जो दें। इससे बेशतर के नए प्रोजेक्ट्स और नए मंसूबों की तरफ हम जाएं, पहले उनको ज़रूर इस वक्त मजबूत कर लिया जाए, ताकि वो जो एक इस फेज़ में आए हुए हैं कि वो इस वक्त आप समझें लॉगरिदमिक फेज़ में जाने वाले हैं, और वो इंक्यूबेशन पीरियड में इस वक्त पड़े हुए हैं। आपने उनको रखा है 4 साल 3 साल से एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, जहां उनको बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाइयत की ज़रूरत होती है। तो वो मुश्किल पीरियड उन्होंने देख लिया, अब आप उनको सब सपोर्ट करें। और इसी तरह वो यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जो एक अपना रैंकिंग के अंदर भी एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनके रिसर्चर जिस तरह आपने कहा ब्रेन ड्रेन का चांसेस है, क्योंकि रिटेनिंग द फैकल्टी is a must factor in order to basically ये जो मुल्क के अंदर आपने अच्छे असातिज़ा को रिटेन करने के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के चलाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि उनको किसी किस्म की फ़ंड्स मुहैया हों, अच्छी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज मुयसर हों, कैंपस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ मुयसर हों जो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन ये जब गवर्नमेंट ने अभी ये जो स्टेप लिया है, इससे पहले आप लोग जो वाइस चांसलर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, कोई रब्ता किया गया हो, डिसाइड किया गया, आपसे मशवरा किया गया हो कि हम ये करने लगे हैं, हमारी इकॉनमी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, अभी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस ये एक वन गुड मॉर्निंग बॉम्ब गिर गया। हाँ, वो उन्होंने बस एक मीटिंग कॉल की और कहा गया कि ये फिगर आ रहा है, और ये उनको भी, उनके नॉलेज में भी नहीं था। दे वर फाइटिंग, दिस वाज हैपनिंग इन द बैक डोर, डिप्लोमेसी हो भी रही थी, बट वी वर होपिंग कि ये इसको, इस बजट को कम से कम जितना ये मांग रहे हैं उतना होगा। जिस तरह आपने 126 का फिगर दिया,
वो फिगर तो वॉज एन आइडियल फिगर इन ऑर्डर टू, ये जो मैं कह रहा था कि आपका लॉगरिथमिक फेज में जाने के लिए वो बड़ा ज़रूरी था। ये इंजेक्शन जब मिलता तो आप, आई एम श्योर वी वुड हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ दैट। लेकिन 65 वाज द मिनिमम बजट इन ऑर्डर टू सस्टेन दीज यूनिवर्सिटीज। हम उस रडार में भी नहीं अभी आ रहे। देखिए हम जो छोटी यूनिवर्सिटी है, 65 में भी मसाइल थे, आप बिल्कुल इमेजिन है। करें कि उसमें भी मसाइल थे। मतलब वो सहूलियात जो कि होनी चाहिए, जिस हिसाब से एजुकेशन को आगे लेके जाना चाहिए, उस बजट में भी वो पूरा नहीं हो रहा था। सो उससे भी इतना ज्यादा इन्होंने कम कर दिया। बिल्कुल। और देखिए मैं फिर से कहूँ, अब हमारी जैसी यूनिवर्सिटियों का भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। हम प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी हैं। अब प्रोविंशियल पंजाब गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, HEC देख रहा होता है इस वक्त मेनली आज़ाद कश्मीर की यूनिवर्सिटियों को, फेडरल की यूनिवर्सिटीज़ को, और कहीं कहीं प्रोविंशियल के अंदर जो उनके थोड़े थोड़े फंड्स जा रहे होते हैं। अब क्योंकि ये जो कहा गया कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये हो गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो अब ये इस पे हो रहा है कि ये जितना भी बजट आएगा, जिस व्हाट आई हर्ड, it will be shifted to the provinces. जब provinces के बजट अनाउंस होंगे तो ये एडजस्टमेंट वहाँ होगी। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी हैव टू वेट एंड सी दैट फिगर। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये फेडरल है, एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो रियासत का सब्जेक्ट होता है। वी फील कि इसके अंदर फेडरल और वफाक का रोल बढ़ाना चाहिए, ना कि तदरीज उसे कम करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन जो है, इट शुड कम फ्रॉम द सेंटर। तो अगर ये जाती है जिस तरह आज़ाद कश्मीर के यूनिवर्सिटियाँ इनके साथ हैं, अगर उनमें भी 5-6 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई यूनिवर्सिटियाँ अपने कैंपसेस को कन्वर्ट कर देती हैं फुल फ्लैज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हर दौर के अंदर ऐसा होता है, तो नतीजा ये होता है कि उनके अपने एसेट्स कम हो जाते हैं और वो फिर किसी मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ाना होता है। तो वो किसी भी तरह बढ़ाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो फिर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के खसारे की सूरत में होते हैं। अब आपके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी जामियात, मैं नाम नहीं लूँगा, खसारे में इस वक्त हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पास इस वक्त अपनी फैकल्टी को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, और एहतजाज टीचर्स वगैरह के अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं। टाइम कम है हमारे पास, क्विकली आपका कमेंट चाहूँगी बिश्कीक वाक़े पे। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल कर चुका है कि हमारे स्टूडेंट्स तालीम हासिल करने के लिए बिश्कीक जैसे ममालिक में जाते हैं, फिर आयरनी ये है कि वहाँ पे भी उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, या जो वो डिजर्व करते हैं, जिस तरह की एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। हम मतलब बिश्कीक से भी पीछे आ गए ना, इसका तो ये मतलब हुआ। अच्छा, ये देखें, ये थोड़ा सा और डिबेटेबल पॉइंट है। ये मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जो आप बात कर रही है, मेनली एजुकेशन सिस्टम मेनली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं। हाँ जी। बिश्कीक जैसे ममालिक के अंदर उसकी बुनियादी वजह है कि देयर इज़ अ मेरिट सिस्टम इन यूनिवर्सिटीज़ ने जो बनाई, और रेगुलेटरी बॉडी ने कुछ टेस्ट देते हैं, इम्तहान लेते हैं, और नंबर ऑफ सीट्स हैं वहाँ पे परसेंटेज, वो नंबर ऑफ सीट्स हैं। जब वो नहीं कर पाते तो फिर वो फिलीपीन जैसे कंट्रीज़ के अंदर, बिश्कीक जैसे कंट्रीज़ के अंदर ये वो अपने तय ये फैसला करते हैं वो स्टूडेंट्स, और वहाँ चले जाते हैं। तो आपकी बात ये दुरुस्त है कि दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर अस। लेट्स वर्क ऑन दोज स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू सी दैट हाउ वी कैन फैसिलिटेट, और उनको हम इस वक्त तो ये बड़ी इमरजेंसी बनी हुई है कि उनका जो करियर बीच में है वह वापस जाएं, और वो क्या, हाँ, अब उसको कैसे हम बेसिकली इस वक्त मेंटेन कर सकते हैं, एंड देन डेवलप पॉलिसीज दैट हाउ वी कैन क्रिएट मोर पोजीशंस, एंड बट हैविंग सेड दैट दे हैव देयर ओन रेगुलेटरी वेज टू, हाँ, मेरिट बनाने के अपने मय्यज़ हैं। तो वो ज़रूर नंबर ऑफ़ लिमिटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, और यही डॉक्टर्स हमारे जब वेस्ट में जाते हैं कमाल करते हैं, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स। इसलिए जो हॉस्पिटल्स हैं, ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, और वहाँ इनको जॉब्स मिलती हैं, अच्छा करते हैं। अब थोड़ा सा इस सेक्टर को अगर एक्सपैंड कर दिया जाए, नर्सिंग का और हेल्थ का, इट कैन ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमारी हुकूमत के लिए आई ओपनर है बिश्कीक वाक़या भी, और बहुत सारे मजीद ऐसे वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं। हमारे नौजवानों का यहाँ से पढ़ के बाहर चले जाना, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। ये मज़ेदार गाना आपने आरिफ लोहार की आवाज़ में जो सुना, ये वर्ल्ड कप से मुतालिक है। इस वक्त हमें शोएब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, शोएब जट से। शोएब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शोएब, इतना खूबसूरत गाना तो हमने बना लिया है, आरिफ लोहार की आवाज़ ऑब्वियसली करोड़ों दिलों की जान है वो। अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी हो जाए तो ज़्यादा मज़ा ना आ जाए? क्या बात है, आप बहुत अच्छी ऑलराउंडर बन चुकी हैं, अब आप हर तरफ खेलना जानती हैं। तो आपने खूबसूरती से खेला है कि माहौल अच्छा है, मेगा इवेंट अच्छा है, गाना बड़ा अच्छा है, अब परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए। तो हमें दुआ करनी चाहिए। अभी टूर्नामेंट का आगाज है और पहला ही मैच जो है वो बड़ी
कमजोर हरीफ से है तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। आज जो प्रैक्टिस थी यूएसए में, वहां पे तो जो है वो तेज हवाएं चली, बारिश हुई, तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग कर सका, आई मीन नेट प्रैक्टिस नहीं कर सका, बैट बॉल से नहीं खेल सका, लेकिन उन्होंने रग्बी खेली, फुटबॉल खेली और वो वहां से फिर जो है वापस होटल चले गए। तो उम्मीद यही है कि प्लेजेंट मौसम के बाद प्लेजेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस भी आएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करें, दुआ भी करते हैं बल्कि अपनी टीम के लिए कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। आज पहला सुपर ओवर हो चुका है, बड़े मजे का मैच नमीबिया और ओमान के दरमियान, और इस वक्त नमीबिया तो जीत चुका है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, ये मैच जो है वो ओमान ने अपनी बेवकूफियों से जो है वो हारा है। एक मैच मौके पे लग रहा था कि ओमान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन आसान कैचेस ड्रॉप किए उन्होंने, जो सिंगल्स थी उनको डबल्स में कन्वर्ट किया, और पूरा मैच अगर आप देखें तो पूरे मैच में 110 रन जो है वो मुश्किल बन गए दोनों टीमों के लिए। ठीक है, और आखिरी सुपर ओवर का मैच हुआ उसमें एक ही ओवर में उन्होंने 20 से ज्यादा रन बना लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्रिकेट है ये बड़ी थ्रिलिंग क्रिकेट होने जा रही है। आज वेस्टइंडीज में 2 मैचेस हुए, दोनों मैचेस जो है वो लो स्कोरिंग हुए, कोई भी टीम 150 तक नहीं पहुंच सकी। तो इसका मतलब ये है कि वेस्टइंडीज में जब क्रिकेट होगी तो वहां पे स्पिन बॉलिंग अटैक्स होंगे, जिसके स्पिनर्स तगड़े होंगे वो टीम जीतेगी। लेकिन अमेरिका वाला हम जो मैच देखें, कल वाला बड़ा कांटे का मैच हुआ कनाडा और अमेरिका के दरमियान, वहां पे जिस तरीके से अमेरिका के खिलाड़ी ने अरुण ने एक ही जो है वो बारी लेते हुए तकरीबन 10 छक्के उन्होंने लगा दिए, उनकी टीम ने टोटल 13 छक्के लगाए। तो इसका मतलब है कि अमेरिका, जहां हमारा पहला राउंड है वहां पे छक्कों वाली क्रिकेट है, जब वेस्टइंडीज आएंगे तो यहाँ शायद लो स्कोरिंग गेम देखने को मिले। और पाकिस्तान की ओवरऑल अगर बात की जाए, हमारे कैप्टन ये कह रहे हैं कि बतौर कप्तान मैं खेल चुका हूँ सेमीफाइनल भी, फाइनल भी, अब बस सिर्फ एक ट्रॉफी उठाना रह गया। तो उठा पाएंगे ट्रॉफी इस बार? देखिए, अभी आगाज है, मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप भी दुआ करें, पूरा पाकिस्तान भी इनके लिए दुआ कर रहा है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इसी हद तक है, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। दवा जो है वो कप्तान साहब को खुद करनी पड़ेगी। जिस तरीके से कप्तान साहब ने कप्तानी की इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरीके से कप्तानी की आयरलैंड के खिलाफ, जिस तरीके से कप्तानी की न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज में, अगर उस तरह की कप्तानी हुई तो फिर मेरे ख्याल से हमें अभी से मादरत कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान टीम का शायद ख्वाब पूरा ना हो सके इस मर्तबा भी वर्ल्ड चैंपियन बनने का, बट अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ फैसले किए, कुछ बहादुरी से दलेराना फैसले किए, दोस्ती यारियों को ना निभाया, अपने गैंग को सपोर्ट ना किया, पाकिस्तान टीम को लेके आगे चले, तो कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। ऑल्दो कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर हैं, लेकिन अगर आज आप जिस तरीके से देख सकते हैं नमीबिया ने मैच जीता है, या गुज़िश्ता रोज जिस तरीके से अमेरिका ने मैच जीता था, तो इसका मतलब है कि कोई भी टीम जो है वो कहीं पे भी जो है वो आगे जा सकती है। तो पाकिस्तान टीम तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है इस फॉर्मेट की, तो मुझे यकीन है पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगी। इंशाल्लाह। अमेरिका की टीम की अगर बात करें तो उनकी टीम पे ओवरऑल आप क्या कमेंट करेंगे? होम ग्राउंड का कितना फायदा है, उसके अलावा उनके जो प्लेयर्स हैं अगर उन पे इंडिविजुअली कमेंट करना चाहें तो? देखिए, मसला ये है कि इस वर्ल्ड कप में जो एसोसिएट टीमें आई हैं वो बहुत ज्यादा लंबा सफर तय करके आई हैं, तगड़े मैचेस खेल कर आई हैं, तो इसलिए किसी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। वेस्ट इंडीज का मुकाबला आज पीएनजी से था, आप देखें कि पीएनजी ने भी वेस्ट इंडीज को फंसा लिया था। 19वें ओवर में जाके उन्होंने टारगेट हासिल किया, हालांकि टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था, और उनका जो है ना शुरू में पुरान जो है उसका प्लम्प आउट जो है वो भी उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, तो उनके खिलाफ चला गया। तो इस तरह के फैसलों की वजह से वो मैच हारे जरूर, बट ये बता दिया उन्होंने कि कोई भी टीम किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। अमेरिका से पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि उनके पास हार्ड हिटर बैटर जरूर हैं। हाँ, उनके पास अच्छे बॉलर नहीं है, बट पाकिस्तान के भी बॉलर्स उस रिदम में नहीं है। स्पेशली आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इन गलतियों से ओवरकम कर लेगा। वार्म अप मैचेस आपको मिले नहीं है, प्रैक्टिस आपकी बारिश की नजर हो रही है, लेकिन एक जज्बा है, जिस जज्बे के साथ और एक अकल है, अगर वो आपने लड़ा ली तो यकीनी तौर पे आप शुरू के राउंड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शोएब, आपने वेस्ट इंडीज की टीम का जिक्र किया, उस मैच में आपको क्या लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी थी, जिसने मैच को 4 चांद लगा दिए? देखिए, वहां पे चेस जो है उसने अच्छा चेस कर लिया, लेकिन बात यही है, मैं जो कह रहा हूं कि एक वेस्ट इंडीज वो टीम जिसने अभी जनूबी अफ्रीका को पूरी सीरीज हराई है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप मैचेस में मार मार के दुम्बा बना दिया, और आज वो खुद जो है वो भीगी बिल्ली बने हुए थे, क्योंकि ये एसोसिएट कंट्री थी, ठीक है ना। पीएनजी की टीम जो है उसके बाद इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, वो एक यंग टीम है। वेस्ट इंडीज की टीम, उनके खिलाड़ी जो है वो पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो
उनका मुकाबला पीएनजी से ऐसा हुआ, बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम किसी एक को प्रेस करके दूसरे के साथ ज्यादती कर देंगे। फिलहाल जो क्रिकेट हुई है बड़ी कांटे की क्रिकेट हुई है। पहला मैच आप देखें कनाडा और अमेरिका का, वो कांटे का हुआ। अरन अगर जो है वो 10 छक्कों वाली एक्सेप्शनल इनिंग ना खेलते, वो मैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद आप दूसरा मैच देखें वेस्ट इंडीज का पीएनजी का, वो मैच फंस गया। फिर तीसरा मैच देखें ओमान और नामीबिया का, वो सुपर ओवर में जाके हुआ। तो इसका मतलब है कि ये वर्ल्ड कप थ्रिलिंग एक्शन है। जिसने थ्रिल दिखाया, जिसने सही तरीके से एक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट किया, वो टीम जरूर जीतेगी। और पाकिस्तान की लॉटरी क्यों नहीं लग सकती? पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, होगा नहीं होगा। हमारा तो शोएब वैसे भी कुदरत का निजाम होता है, कुदरत का निजाम कहीं हो सकता है एक्टिवेट हो जाए एक बार फिर से वर्ल्ड कप में भी, बाकी सीरीज में बेशक ना हुआ हो। देखिए मसला यही है ना कि हमने कुदरत के सारे कॉपीराइट खुद के लिए रखे। कुदरत जो है ना वो सबके लिए इक्वल होती है। कुदरत किसी का मदद तो देखती नहीं है। कुदरत तो उसको जो है ना उसका साथ देती है जो मेरिट पे फैसले करता है, जो ईमानदारी से फैसले करता है, जो दिलेरी से फैसले करता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट में जो है वो मैं किसी की इंटेंशंस पे जो है या नियतों पे शक नहीं कर रहा, बट दोस्तियां यारियां गेम्स जिस तरीके से चल रहा है तो उसको आप ये कह नहीं सकते कि मेरिट पे क्रिकेट चल रही है। तो जब मेरिट नहीं होगा, दिलेरी नहीं होगी, आप बचेंगे, बुजदिली करेंगे, फिर क्रिकेट कैसे आगे बढ़ेगी? बहरहाल अब वर्ल्ड कप का आगाज है। मैं सोचता हूँ कि अभी इतनी बातें ना करें क्योंकि 2 मैचों के बाद हमें बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो तब तक हम टीम को सपोर्ट कर लें ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हमने सपोर्ट नहीं किया। बल्कि हम तो ज्यादा अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। शोएब, लेट मी टेल यू, आई वाज सिटिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन कल परसों और मैंने जिक्र किया कि हमारी टीम ने बाकी सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो मुझे कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। सो माय फ्रेंड सेड कि नहीं, तुम्हें पता नहीं है हमारी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज्यादा स्मार्ट है। उन लोगों ने जानबूझ के ये सारी सीरीज हारी है ताकि उनको वर्ल्ड कप में सब टीम्स हल्का लें और वो मैचेस जो है वो जीत जाएंगे। क्या हमारी टीम ने वाकई टू मैनी एक्सक्यूजेस पाकिस्तानियों ने बनाए होते हैं। पाकिस्तानियों के पास तो बहाने एक से बढ़ के एक बहाना है, एक से बढ़ के एक जवाब है। बड़ी मासूम है आपकी दोस्त जो है जो ऐसी बात कर रही है। कोई भी टीम जो है वो जानबूझ के नहीं हारती, जानबूझ के हारना एक जुर्म है और कोई टीम ऐसा जुर्म नहीं करेगी। ये सिर्फ बातें हैं। She was being sarcastic there. मैं कह रहा हूं कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, सिर्फ यही वाला मामला है। वरना जो है जो टीम मैदान में उतरेगी वो जीतने के लिए उतरेगी। और पाकिस्तान टीम की भी मैं नियत पे, इंटेंशन पे शक नहीं करता। हाँ, उनकी स्ट्रेटजी पे मुझे एतराज है, आपको भी एतराज है। और रिसेंट पास की जो क्रिकेट है, जो भी उनको खुले दिल से देखेगा वो समझ आएगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली रिसेंट पास में। अभी अगला मैच, अगला मुकाबला कौन सी टीम्स के दरमियान होने जा रहे हैं? आर यू एक्साइटेड? जनूबी अफ्रीका श्रीलंका टकराएंगे और ये मैच जो है वो काफी तगड़ा मैच जो है वो होगा, क्योंकि श्रीलंका के पास स्पिन बड़ा तगड़ा है, जनूबी अफ्रीका के पास बैटर्स बड़े तगड़े हैं और मुझे लगता है कि ये मैच काफी कांटे का होगा। सो आपको वैसे ओवरऑल कौन सी टीम ज्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है? फिर भी दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन देखिए जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की वजह से एज जरूर होगा, बट जिस तरीके से आज वेस्ट इंडीज के 2 मैचेस हुए हैं तो वहां पे जो है वो बारबाडोस में बॉल जो है वो स्पिनर्स को हेल्प कर रहा था। अब देखते हैं कि कल वाले वेन्यू पे क्या स्पिनर्स को मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बैटिंग तो बहुत तगड़ी है जनूबी अफ्रीका के, ऑल्दो स्पिनर भी अच्छे हैं बट श्रीलंका के स्पिनर एक्सेप्शनल है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में अगर जनूबी अफ्रीका की बैटिंग उस तरीके से क्लिक ना की तो फिर श्रीलंका का पल्ला भारी हो सकता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान की टीम के लिए मुझे लग रहा है एक और मोटिवेशन भी है टू विन द वर्ल्ड कप, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो अगली बार हज के लिए वो रॉयल गेस्ट होंगे। सो आई थिंक दे आर गोइंग टू परफॉर्म। देखिए अभी आप सोशल मीडिया पे चंद दिन के बाद देखेंगी कि 92 में जब जीते थे तब भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, चैंपियंस ट्रॉफी जब जीते थे तब भी नून लीग की हुकूमत थी। तो पता नहीं इस तरह की बहुत सारी और चीजें आने लग जाएंगी, तब भी ये था, अब भी ये है, तब भी ये हुआ था, अब भी ये हुआ है। वो सारी चीजें जो उन्होंने पहले से बना के रखी होती हैं। अनफॉर्चुनेट है कि हमारे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का या उनके जो इर्द गिर्द के हवारी हैं उन्होंने अपनी टीम को ये सोशल मीडिया तक महदूद करके रखा हुआ है। मैदान में वैसी क्रिकेट हम नहीं खेल पा रहे जिस तरीके से बाकी दुनिया की क्रिकेट जो है वो क्रिकेट खेल रही है। अब ये अमेरिका वाले मैच में देखें, जो भी कोई कहे कि जी 2 छोटी टीमें थी, एक खिलाड़ी के 10 छक्के लगाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। 10 छक्के लगाने से लगते हैं, 10 छक्के खुद ब खुद नहीं लग पाते। बड़ी जोर चाहिए होता है उसके लिए, बड़ी टेक्निक चाहिए होती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शोएब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कप का आगाज हो चुका है, मज़ेदार के किस्म के और कांटेदार किस्म के मैचेस भी सामने आ चुके हैं। आज सुबह वाला मैच नामीबिया और ओमान का जो था वो सनसनीखेज था। 1 बॉल पे 2 रन चाहिए थे और फिर वो 1 रन बना, मैच टाई हुआ, ड्रॉ हो गया और फिर सुपर ओवर की तरफ चले गए। सो अभी भी कह सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप का पहला सुपर ओवर भी हो चुका है, जिसके बाद फाइनली रिजल्ट भी सामने आ चुका है। मजीद इस तरह के सनसनीखेज मुकाबले आते रहेंगे और हम उन पर तबसरा भी करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करें।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर, ये एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक नया नाम लग रहा है, ब्रेन कंट्रोल व्हील चेयर। वो व्हील चेयर जो कि दिमाग के जरिए कंट्रोल की जाती है। मर्दान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक अनोखी इजाद है ये, और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए इसी के मैदान में ये नुमायाँ कामयाबी हासिल की है। और जो इनकी क्रिएटिविटी है, जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और जो मौशरती मसाइल होने के बावजूद या फिर मौशरती मसाइल के हल के लिए उनकी ये कोशिशें जो हैं काबिल तारीफ़ हैं। इसीलिए हमने ये सेगमेंट डिज़ाइन किया कि हम खुल के तारीफ़ कर सकें। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान के स्टूडेंट हैं ये मोहम्मद दाऊद, और उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हील चेयर तैयार किया जो दिमागी इशारों से कंट्रोल हो सकता है। अब इस जदीद मंसूबे ने माजूर मरीजों के लिए भी बहुत सारी पॉजिटिविटी आई है। इसकी वजह से उनके लिए भी रे ऑफ होप बनी है, जिसकी वजह से माजूर अफराद, जाहिर है अगर कोई नहीं है आसपास तो वो उस व्हील चेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इजाद जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बहुत आज़ादी और खुद मुख्तारी दे सकती है। इसे बातचीत करने के लिए खुद दाऊद ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट और इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है। ऑब्वियसली जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा है कि इसका फ़ायदा होने जा रहा है बहुत सारे अफराद को। तो पहले तो आपकी जर्नी पूछूंगी कि ये आइडिया कहाँ से आया, थॉट प्रोसेस क्या था? मैम, ये आइडिया हमारे पास तब आया कि जब हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट चेक की, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ऑल अराउंड द वर्ल्ड 8 बिलियन लोग हैं, और उनमें से तकरीबन 10% लोग जो है ना वो हैंडीकैप है। ठीक। तो वो इसमें से कुछ पैरालाइज है, इनमें से वो है जो जिन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत है। फिर हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 10% लोग वो भी इस तरह के हैंडीकैप्ड है। तो फिर हमने ये सोचा है कि हमारे पास जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं कि पहले हमारे पास व्हील चेयर बनी मार्केट में, वो बंदा यूज़ कर सकता था जिसकी टांगे काम नहीं करती, लेकिन वो हाथ से उसे यूज़ करता। फिर मार्केट में दूसरी वेरिएशन आई कि उसमें जॉयस्टिक लगा। फिर उन पेशेंट्स का क्या होगा जो फुली पैरालाइज, ना हाथ काम करते हो ना पाँव काम करते हो, तो उनकी मोबिलिटी के लिए हमने ये व्हील चेयर डिज़ाइन किया कि हम इसे ब्रेन से कंट्रोल करेंगे। तो इनके लिए फर्स्ट स्टेप है, और बाकी हम इसको एडवांस करेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस टीम में आप थे और आपके दीगर टीम मेंबर्स से कितने लोग थे? जी, ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी में। ये मैं तो और एक मेरा दोस्त फैज़ान अख्तर, तो हम दोनों ने मिल के व्हील चेयर डिज़ाइन किया है। अच्छा, ये ऑपरेट कैसे होता है, काम कैसे करता है? मैम, ये ऑपरेट आप एक हेडसेट्स लगाती हैं मैम, और हेडसेट लगाने के बाद आप फिर सोचती हैं, थिंक करती है कि मैंने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट, इन चारों डायरेक्शन में आप जिधर जाना चाहें तो आप जा सकती हैं। और इसके पीछे का मैकेनिज़्म ये है कि अल्लाह ने हमारे जहन में 4 टाइप के सिग्नल्स रखे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और टेट्रा। जो इंसान की सोचने की सलाहियत होती है वो बीटा सिग्नल से होती है, और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल हमारे पास बीटा सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज़ है। तो हमने उस सिग्नल को कैच किया उस हेडसेट के थ्रू। वो उसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच होती है, वो बीटा बस सिग्नल से? जी, बीटा सिग्नल वो हम हेडसेट लगा लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं वो। हाँ, ठीक है जी। तो उस सिग्नल को कैच करते हैं, और फिर हमने नीचे आर्डिनो लगाया होता है। आर्डिनो इज़ अ डिवाइस कि आप किसी बेजान चीज़ से अगर आप बात करना चाहें तो आर्डिनो एक डिवाइस है जिससे आप कोडिंग के ज़रिए उसे वो कमांड बता सकते हैं, अगर ऐसा कमांड आए तो आपने ऐसा करना है। ओके। कितना टाइम लगा आपको ये बनाते हो? मैम, किसी चीज़ को बनाने के लिए पहले आपको उस पर रिसर्च करनी होगी, तो हमारा टाइम रिसर्च पे लगा, 1 साल हमारा रिसर्च पे लगा है मैम, और बाकी हमने तकरीबन 2 मंथ्स में से कंप्लीट कर दिया था मैम। ठीक है, 1 महीने में रिसर्च और 2 महीने में? नो मैम, रिसर्च 1 साल रिसर्च किया। 1 साल, ओके। यस मैम, और 2 मंथ्स में फिर इसे कंप्लीट किया मैम। ठीक है। अच्छा, ये कॉस्टली था इसको डिज़ाइन करना, कॉस्ट वगैरह क्या थी? मैम, ये कॉस्टली था। अभी जब हम बना रहे थे 1 साल पहले हमने ये बनाई है मैम, तो इसकी कॉस्ट हमें 250 वो हो गई थी मैम। और ये इसलिए कॉस्टली है मैम कि जो हेडसेट हमने इंपोर्ट किया वो पाकिस्तान में नहीं है, वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में नहीं है मैम, अनफॉर्चुनेटली। अगर वो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में होती और वो इस तरह की हेड्स है, वो इस तरह की चिप्स बनाती, इस तरह की डिवाइसेस बनाती, तो इसकी कॉस्ट डाउन होती। तो हमने इसे डॉलर्स में परचेज़ किया था, तकरीबन 1 लाख सिर्फ वही उस हेडसेट की कीमत थी। हेडसेट की कीमत है मैम, और बाकी चार्जेस अगर आप वो कंबाइन कर ले तो हमें तकरीबन 250 का हमें इसकी कॉस्ट
यस मैम। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने या आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई सपोर्ट वगैरह किया आपको इसमें? मैम यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत हाईलाइटेड किया मैम। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट हमें हमारी फैमिलीज़ ने किया मैम, और यूनिवर्सिटी ने हमें हाईलाइट करने के लिए हमारी हेल्प की है मैम। अच्छा, पैसे वगैरह सारे आप लोगों ने खुद ही किए हैं? Yes, तो ma'am. गवर्नमेंट ने सॉरी यूनिवर्सिटी ने इन दी एंड हाईलाइट वगैरह करने में आपकी हेल्प की है इस yes, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में? यस मैम। ठीक है। ये बताइएगा कि जो प्रोजेक्ट है ये कौन से पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, उनके लिए मजीद आसानी, और मैंने इब्तदाइया में भी कहा था कि उनके लिए आज़ादी का रास्ता बन सकता है। यस मैम। मैम ये व्हील चेयर, इसमें हमने 2 मोड्स डाले हुए हैं मैम। इसमें हमने जॉयस्टिक भी डाला हुआ है मैम, और हेडसेट भी लगाया हुआ है। तो इसे हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई वो कहता है कि इसमें आप सेंसर लगाओ कि हम पीछे जा रहे हैं, और वो आगे बज़र लगाओ कि आपको बोले कि आगे कोई चीज़ें ना जाओ, तो आप जिस तरह कस्टमाइजेशन चाहते हैं वो हम कर सकते हैं मैम। और ये भी फुल फंक्शनल नहीं है मैम। फंक्शनल इसलिए नहीं है कि इसको सिर्फ मैंने और मेरे उस टीम मेंबर ने डिज़ाइन किया जो हम दोनों की सोच पे चल सकता है। तो इसके लिए हमें सबकी सोचने की डेटा कलेक्ट करनी होगी मैम। आपकी सोचने की सलाहियत चेंज होगी, मेरी चेंज होगी, बच्चों की चेंज होगी, बड़ों की चेंज होगी। तो इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, फिर कलेक्ट करेंगे मैम। फिर उसकी आप एवरेज निकालेंगे कि एवरेज बंदा कितने वेव्स में वो सोचता है, कितनी उसकी सोचने की सलाहियत है। फिर आप वो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप उस व्हील चेयर पर वो कर लेंगे मैम। और ये इट इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप, देखना था कि हाँ हम अगर हमारे सोचने से कुछ होता भी है कि नहीं। तो इट्स पॉसिबल कि हम अगर कुछ सोचें और वो होना चाहें तो हो सकता है। तो इट्स अ प्रोटोटाइप, और बाकी 2028 तक ये फुल फंक्शनल हो जाएगा। मैं भी यूज़ कर सकूँगा, आप भी यूज़ कर सकेंगे, हर नॉर्मल बंदा उसे आसानी से यूज़ कर पाएगा। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। ये जो डिज़ाइन किया है आपने, ये किसी भी व्हील चेयर के साथ चला जाता है, किसी भी व्हील चेयर के साथ काम करेगा, या फिर कोई कस्टमाइज्ड व्हील चेयर होगा सिर्फ उसी के साथ ही ऑपरेट कर सकता है? नो मैम, हर व्हील चेयर के साथ काम कर सकता है। अगर हम मार्केट में लग्जरी से लग्जूरियस व्हील चेयर देख ली जिसकी प्राइस हमारे पास तकरीबन 6 लाख की पड़ती है, तो इट इज़ अ सिंपल व्हील चेयर मैम। और जो हमारे पास जो कहना चाहते हैं कि आप इसमें वो लग्जरी वाली चेयर यूज़ कर लें, आप जितना आपका बजट हो तो हम उसमें वो कर सकते हैं। और बाकी ये टेक्नोलॉजी हर व्हील चेयर में अप्लाई हो सकती है मैम। अच्छा, मतलब कोई भी व्हील चेयर यूज़ की जा सकती है, ये सिस्टम बस उसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये अगर मुआशरे की बात करूं, इस तरह की जो इनोवेशंस हैं, ये इजाद कुछ होना इस तरह, ये हमारे मुआशरे को कैसे बेहतरी की तरफ लेके आ सकता है? और आप यहाँ पे कैसे गवर्नमेंट से या इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं ताकि वो अपना टैलेंट या अपना जो शौक है वो इस तरह पूरा कर सके, इन दी एंड मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करें? मैम, हमारे मुआशरा सैडली एक ऐसा मुआशरा है मैम कि जहाँ लोगों को मालूम हो या उनको पता चले कि जो दूसरा बंदा है या हमारी यूज़ का नहीं, तो उसको हमारा माशरा उनको एज अ बोझ ट्रीट करता है। कि हमारे पास अगर हम हैंडीकैप लोगों को देख लें जो पैरालाइज्ड हो, जो मेंटली इल हो मैम, तो हम नॉर्मल लोग उनको एज अ हकीर देखते हैं कि यार ये फिर से आ गया, अब इसे फिर से इधर से उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हमने उन पेशेंट को टारगेटेड किया हुआ है। क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स वो होते हैं मैम कि जो फुली पैरालाइज्ड हो, उनके हाथ पैर काम ना करते हो, सिर्फ उनका ब्रेन काम करता हो, ना वो बात कर सकते हो। तो उनको अपनी सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए एक स्मॉल स्टेप है मैम। और बाकी अगर हम देख ले तो हैंडीकैप लोग भी नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स को देख लें मैम, तो उनकी बड़ी एग्जांपल हमारे पास है। अगर हम उनको माशरे पर एक बोझ समझते हैं कि ये बोझ है, अगर उनको वो अहमियत ना मिलती तो स्टीफन हॉकिंग्स ना होते। वो आज अभी आगे का क्या प्लान है आपका? कुछ और मजीद इजाद करने जा रहे हैं? मैम, ये तो बस शुरुआत है मैम। बाकी हम आगे देखते हैं कि हम ये वाली टेक्नोलॉजी हम क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट्स को देख कर ही वो करेंगे मैम। कि एक आम बंदा चाहे तो फ्रिज AC तेज़ कर सकता है, स्लो कर सकता है, तो क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट तो कुछ नहीं कर सकता मैम। तो हम वो चाह रहे हैं कि हम वो हेड सेंसर AC के साथ सिंक्रोनाइज्ड करें, हमारी दरवाजे के साथ सिंक्रोनाइज करें, जो हमारे रूम का जो डोर होता है। बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि रिमोट अक्सर AC का गुम जाता है। यस, ये बहुत अच्छा है।
यस मैम, तो जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है हम उसे चाहते हैं कि वो ब्रेन से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, दैट्स अमेजिंग, वी विश यू लक फॉर दैट। दाऊद, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए, और एक बार फिर से आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ भी करते हैं आपके लिए कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही मज़े की इनोवेशंस लेकर आते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। आज वर्ल्ड साइकिलिंग डे है। साइकिल एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ये सस्ती सवारी इसको कंसिडर किया जाता है। और वर्ल्ड बाइसिकल डे के हवाले से इस्लामाबाद में तुर्कमेनिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो वजारत ख़ारिजा है उनकी सुपरविजन में, उनके ताउन से साइकिल रैली का इनेकाद हुआ है, और इस हवाले से अभी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जी रिजवान अब्बासी। इस्लामाबाद में होने वाली साइकिल रैली में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा, दफ्तर खारजा के हुक्काम और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन समेत खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने साइकिलिंग को सेहतमंद सरगर्मी और माहौल दोस्त करार दिया। साइकिलिंग डे इज़ अ परफेक्ट डे जिसमें आप अपने बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं कि साइकिलिंग इस्तेमाल करें बनिस्बत ये गाड़ी के और या मोटर बाइक के। इसके जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। इस राइट को देके हम चाहेंगे कि लोग इसको अडॉप्ट करें। पाकिस्तान में तैनात तुर्कमेनिस्तान के सफीर अताजान मौला मौफ ने साइकिल के आलमी दिन के मौका पर मुनक़िदा तकरीब में दफ्तर खारजा और पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का शुक्रिया अदा किया। The Minister of Foreign Affairs of Pakistan is supporting this event. The United Nations General Assembly adopted a resolution declaring June 3 as the World Bicycle Day. तरक्याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान में साइकिल को अवाम दोस्त सवारी के तौर पर मकबूल करवाने के लिए मुल्क की सड़कों पर भी काम करना होगा। साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सेहतमंद रख सकती है, और एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको अगर आप करते रहेंगे, अपनी आम रूटीन का हिस्सा बनाएंगे, तो आप अपनी सेहत को भी बेहतर करेंगे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो ज़िंदगी में आप हासिल कर सकते हैं। दफ्तर खारजा के सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी अहमद नसीम वड़ाइच ने मुंतजिमीन की काविश को सराहा और मुस्तकबिल में भी मजीद ताउन की यकीन दहानी कराई। साइकिलिंग का इस्तेमाल न सिर्फ इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब देता है, बल्कि मौजूदा दौर के सबसे बड़े चैलेंज माहौलियाती आलूदगी के लिए भी अहम है। आज का दिन मनाने का मकसद साइकिल की अहमियत को बतौर ज़रिया आमदोरफ्त उजागर करना है। कैमरामैन आसिम के साथ रिजवान अब्बासी, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। चलें जी, ये रिपोर्ट भी आपने देखी है। वर्ल्ड बाइसिकल डे मिलके मनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि एक तो ह्यूमन फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और सस्ती सवारी भी है। सो हम सबको बाइसिकल्स पे स्विच कर जाना चाहिए। वैसे भी पेट्रोल काफ़ी महंगा है। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।